which provide the flexibility to the body organ and joining one organ to another। जो कार्टिलेज होता है वो नॉन वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। बोन भी हमारा क्या था? कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज भी होता है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि नॉन वैस्कुलर होता है, यानी इसमें वेसल्स क्या कोई भी, यानी कि इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। कार्टिलेज में ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। ये बाहर से ही न्यूट्रिएंट्स को लेता है और अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करता है, यानी कि आगे अपनी लाइफ प्रोसेस को बढ़ाता रहता है। ठीक है, तो जो कार्टिलेज होते हैं वो एक प्रकार का ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है। जो हमारी बोन होती है वो कैसी होती है? रिजिड होती है, लेकिन जो कार्टिलेज होता है वो कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे हम बात करें बॉडी ऑर्गन, और ये क्या करती है? एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन से ज्वाइन कराने का काम भी कार्टिलेज का होता है। इसके अलावा cartilage occurs only in isolated areas such as the nose, parts of the ribs and joint। जो कार्टिलेज होता है वो कुछ पर्टिकुलर एरिया या कुछ आइसोलेटेड एरिया में ही पाया जाता है, जैसे कि नोज में, यानी कि जो हमारा नोज का टिप वाला पार्ट होता है उसमें भी कार्टिलेज पाया जाता है। उसके बाद रिब्स में पाया जाता है। उसके बाद ज्वाइंट्स, जो भी ज्वाइंट्स होते हैं उसमें भी कार्टिलेज पाया जाता है। नेक्स्ट लिगामेंट्स की बात करें। लिगामेंट इज आल्सो अ फाइब्रस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एंड कनेक्ट द वन बोन टू अनदर बोन। लिगामेंट जो होता है एक प्रकार का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि एक बोन को दूसरे बोन के साथ ज्वाइन करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करें ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स आर आर्टिकुलेशन इज कनेक्टेड द वन बोन टू अनदर एंड प्रोवाइड द बेंडिंग एबिलिटी। ज्वाइंट्स क्या होते हैं? ज्वाइंट क्या होता है? एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ने का काम करता है, उसी को क्या बोलते हैं? ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या हम बोलते हैं? ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, और वही क्या कराता है? हमें बेंडिंग एबिलिटी प्रोवाइड कराता है। बेंडिंग एबिलिटी का मतलब, अगर मान लीजिए कि हमारी जो बोन है सिंगल बोन होती तो क्या हम उसको बेंड कर पाते? नहीं कर पाते। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप लोगों के पास सिंगल बोन होती, अगर आप सिंगल बोन के बने हुए होते तो क्या अपनी बॉडी को आप बेंड कर पाते? नहीं, कभी नहीं आप कर पाते। लेकिन क्या होती है, जब ज्वाइंट हो जाता है तो उसको आप इजिली बेंड कर लेते हैं। ठीक है, इजिली आप उसको क्या करते हैं? बेंड कर ले, मोड़ लेते हैं, क्योंकि ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। ज्वाइंट के कारण ये आपकी जो एक बोन होती है दूसरे बोन के साथ अटैच होती है और आप इजिली उसको बेंड कर पाते हैं। तो ज्वाइंट का ये काम होता है। नेक्स्ट टेंडन्स की बात करें। टेंडन्स इज अ कॉर्ड स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। जो टेंडन्स होता है यह भी एक तरह से फाइब्रस कॉर्ड की तरह होता है, यानी कॉर्ड मतलब धागे की तरह होता है, और ये भी फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि एक बोन के साथ दूसरे बोन को ज्वाइन कराने का काम करता है, यानी कि बोन और मसल्स को ज्वाइन कराने का। सॉरी, याद रखिएगा आप लोग कि जो लिगामेंट होता है वो बोन से बोन को ज्वाइन कराने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बोन से बोन को ज्वाइन कराने का काम कौन करता है? तो लिगामेंट का काम होता है। लेकिन बोन को मसल्स के साथ अटैच कराने का काम कौन करता है? तो वो टेंडन करता है। याद रखिएगा, बोन टू बोन अटैचमेंट किसके द्वारा होता है? तो लिगामेंट के द्वारा होता है। बोन टू मसल्स अटैचमेंट किसके द्वारा होता है? तो वो टेंडन के द्वारा होता है। ऑनलाइन क्वेश्चंस अगर बनेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोन टू बोन कनेक्शन लिगामेंट के द्वारा और बोन टू मसल का कनेक्शन टेंडन्स के द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। द एक्सियल स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? Axial skeletal forms the longitudinal axis of the body and protect the brain, spinal cord and the organ in the thorax। जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारा क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होता है, मतलब कि एक सीधी रेखा। एक सीधी रेखा आप समझ सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है हालांकि 90 डिग्री। लॉन्गिट्यूडनल किसी के परपेंडिकुलर। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबवत। मान लीजिए लंबवत का मतलब होता है सीधी रेखा पे, यानी कि जो एक्सियल स्केलेटल होता है वो ऐसी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में एक सीधाई में होने वाली जो जितनी भी बोन्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं। और वही प्रेजेंट होता है एक्सियल स्केलेटन ऑफ द बॉडी। एंड वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को और ऑर्गन इन थोरेक्स। और जो भी हमारा थोरेक्स वाला पार्ट होता है उसमें जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। नेक्स्ट अगर बात करें तो इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द हेड, नेक एंड द ट्रंक। इसके अलावा ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है किसको? हेड को, नेक को, और ट्रंक जो हमारा वाला पार्ट होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करता है। एक्सियल स्केलेटल आर कंपोज्ड बाय द 80 बोन्स सेग्रीगेटेड इनटू 3 मेजर रीजन।
जो हमारा एक्सियल स्केलेटल होता है वो 80 नंबर ऑफ बोन से मिलकर बना हुआ होता है। तो जो हमारा एक्सियल स्केलेटन बोन हुआ 80 नंबर ऑफ बोन से मिलकर बना होता है और वो 3 मेन रीजन में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है स्कल, नेक्स्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम और थर्ड होता है थोरेसिक केज। यानी कि इन्हीं तीनों पार्ट में हमारी जो 80 बोन्स होती है वो कवर होती है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कल के बारे में। स्कल में कितनी बोन्स पाई जाती हैं और कितने कहां से बोन पाई जाती है इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। द स्कल बोन में हम बात करेंगे। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स डाइकोंडाइलिक स्कल। यानी कि जो हमारा स्कल वाला पार्ट होता है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ होता है। आप लोगों को पता हो वर्टिब्रल कॉलम पीछे यानी कि जो हमारा हेड वाला पार्ट होता है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ होता है और वो किसके थ्रू होता है, तो 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, कॉन्डाइल्स का मतलब ये होता है कि जो बोन्स का जो लास्ट एंड होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा फूल जाता है। यानी कि फूलने के कारण वो क्या होता है, एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस बना लेता है। ठीक है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस बना लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्डाइल बोलते हैं। तो वो क्या होता है, 2 पार्ट्स में होता है। हमारे पास 2 कॉन्डाइल होते हैं और वही दोनों कॉन्डाइल्स जो होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉन्डाइल के साथ क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। इसीलिए हमारा जो हेड होता है वो डाइकोंडाइलिक स्कल कहा जाता है। ठीक है, तो स्कल की जो रीजन होता है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है और इसे क्या, वो कॉन्डाइल्स के थ्रू उसे बोलते हैं डाइकोंडाइलिक स्कल। नेक्स्ट अगर बात करें, द स्कल इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। हमें देखने में बहुत ही आसान लगता है ना हमारा स्कल, लेकिन अगर आप उसके अंतर्गत उसकी जब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे तो आप उसमें उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंस जाएंगे। यानी कि बहुत वो कॉम्प्लिकेशन होता है उसके अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बात करते हैं। Hello, and welcome to the WVBS Online Bible School. My name is Russell Hafner. 22 it consists 22 bones and forms the hard protective outer covering of the brain tissue। यानी कि स्कल के अंतर्गत हम टोटल 22 बोन्स को कंसीडर करते हैं। याद रखिएगा स्कल्स में कितनी बोन्स आती है, तो नंबर ऑफ बोन्स 22 आती हैं हमारे स्कल के अंतर्गत। यानी कि स्कल के अंतर्गत 22 बोन्स आती हैं और ये ब्रेन टिश्यू जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। इट द फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। इसको फिर से हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी स्कल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बोन के बेसिस पे। एक होता है द क्रेनियल बोन और एक होता है फेसियल बोन। ठीक है, एक होता है क्रेनियल बोन और दूसरा होता है फेसियल बोन। तो क्रेनियल बोन अभी देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे फेसियल बोन के बारे में। क्रेनियल बोन कंसिस्ट ऑफ द 8 नंबर ऑफ द बोन्स। तो हमारी जो क्रेनियल पार्ट होता है यानी कि जो खोपड़ी वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट होता है, जो हमारा ऊपर जो होता है ब्रेन वाला पार्ट होता है, उसमें टोटल 8 नंबर ऑफ बोन्स होती हैं। कौन कौन सी बोन होती है, तो 1 नंबर में होती है फ्रंटल बोन। यानी कि जो हमारे यानी कि माथा जिसे बोलते हैं ना, माथा बोलते हैं, वो आगे वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोन बोलते हैं। उसके जो साइड ऊपर वाला जो पार्ट होता है, हमारे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं पेराइटल बोन बोलते हैं। जहां पे आप बाल, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना, तेरे नाम मूवी देखी होगी आप लोगों ने। तेरे नाम में क्या होता है, बीच से क्या होता है, बालों को झड़ा हुआ होता है। जो सलमान खान होते हैं बीच से बाल को अपने झाड़े हुए होते हैं। अब वहां से क्या होती है, फ्रंटल बोन। उसी टाइप से होती है एक दूसरी साइड और एक दूसरी साइड, वहां पे होती है कौन सी बोन, फ्रंटल बोन होती है। ठीक है, उसके बाद आता है टेम्पोरल बोन यानी कि जो हमारे कान के पास होती है कनपट्टी, जिसे बोलते हैं ना कनपट्टी पे मारने के लिए बोलते हैं। यानी कि वहां पे क्या होती है, टेम्पोरल बोन होती है। अगर आपकी टेम्पोरल बोन नहीं होती तो अगर आप कनपट्टी पे मारेंगे तो आपका ब्रेन ही हिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए वहां पे क्या होती है, टेम्पोरल बोन होती है। किसी को मारिएगा मत, लेकिन वो क्या होती है, टेम्पोरल बोन होती है, उसी को बोलते हैं हम टेम्पोरल बोन। नेक्स्ट होता है ऑसिपिटल बोन जो होती है वो पीछे होती है और वही ऑसिपिटल बोन क्या बनाती है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल बनाती है और वही कॉन्डाइल जो होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम से फंसती है और हमारा स्कल डाइकोंडाइलिक हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा स्फेनॉइड आती है। स्फेनॉइड जो होती है हमारे ब्रेन के अंदर होती है, स्फेनॉइड वाला पार्ट। और इथेमॉइड यानी कि इथेमॉइड जो हमारा आई वाला पार्ट होता है, वहीं पे हमारा होता है इथेमॉइड वाली बोन। ठीक है, जब आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तब आपको ये सारी 2 बोन जो स्फेनॉइड और इथेमॉइड, उसके अलावा जितनी भी बोन है आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए आपको ये सारे बोन्स के नाम याद रखने होंगे और इनके नंबर याद रखने होंगे, क्योंकि कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बोन को दे के उसके नंबर पूछ लिए जाते हैं कि उसमें कितनी बोन्स होंगी। जैसे मैं अभी आप लोगों से पूछ लूं कि
पेराइटल बोन हमारे अंदर कितनी होती है, तो उसका आंसर होगा 2। ठीक है, इसी प्रकार बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये हो गया क्रेनियल बोन। अपन ने क्रेनियल बोन के बारे में देख लिया, उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन 8 होती है, जिसमें फर्स्ट होता है फ्रंटल बोन जो कि नंबर ऑफ 1, उसका नंबर 1 होता है। पेराइटल बोन जो कि 2 नंबर होती है। टेम्पोरल बोन 2 नंबर होती है। ऑसिपिटल बोन 1 नंबर होता है, और स्फेनॉइड 1 होता है, और इथेमॉइड होता है 1 नंबर। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो टोटल नंबर आप होना जाएगी 8। टोटल नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। ये हो गया क्रेनियल बोन 8 नंबर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फेसियल बोन। फेसियल बोन यानी कि जो चेहरा हमारा होता है, यानी कि जो हमारा फेस होता है, फेस होता है। अगर मान लीजिए फेस में कोई बोन ना हो तो सबका चेहरा तो सेम हो जाएगा, सही है। अगर मान लीजिए कि फेस में बोन ना हो तो कैसा क्या होगा, हमारा चेहरा ही नहीं रहेगा। ठीक है, तब कोई ना खूबसूरत रहेगा ना कोई बदसूरत रहेगा, सबकी क्या होगी, एक ही तरह से गिनती होने लगेगी। लेकिन बोन ऐसा ही पार्ट होता है, बोन के द्वारा ही हमारा क्या होता है, हमारा जो शक्ल होती है, यानी कि जो हमारा चेहरा होता है, वो डिसाइड होता है कि किस प्रकार से होगा। ठीक है, बोन जिस टाइप के डिफरेंट उनका शेप होता जाता है, उसी प्रकार से हमारा क्या होता है, चेहरा भी डिफरेंट टाइप से होता चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे फेसियल बोन के बारे में। फेसियल बोन में आता है मैंडिबल। इसमें कितनी नंबर ऑफ बोन्स होती हैं, तो फेसियल बोन में टोटल होती है 14। ठीक है, आप लोगों ने देखा क्रेनियल में 8 नंबर बोन होती है, और फेसियल में कितनी होती है, तो 14 बोन्स होती हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला होता है मैंडिबल वाला पार्ट होता है। आप लोग जो लोअर पार्ट है आपका, जो लोअर लिप है, उसमें क्या बोलते हैं, मैंडिबल। ये क्या है, मैंडिबल वाला पार्ट होता है, जो कि मूवेबल होता है, इजिली क्या होता है, मूवेबल होता है। मैंडिबल मूवेबल होता है, और वो नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, 1 होती है। यानी कि लोअर लिप्स जो होता है, हमारा लोअर लिप है, उस पे जो बोन प्रेजेंट हुई होती है यहाँ पे, उसे बोलते हैं मैंडिबल बोलते हैं। उसके अलावा क्या है, वोमर जो होती है नाक में, वहां पे होता है। फिर मैक्सिला का मतलब ये होता है कि जो आपका अपर लिप है, यानी कि जो दांत के पास है, उस पे क्या बोलते हैं हम, मैक्सिला बोलते हैं। फिर जाइगोमेटिक बोन यानी कि जो आपकी गाल की बोन होती है, चिक बोन भी बोलते हैं, उससे क्या वो नंबर ऑफ कितनी होती है, 2 होती है। पैलेटाइन बोन होती है, पैलेटाइन बोन भी होती है आपके नाक के पास ही होती है पैलेटाइन बोन। उसके पास होता है नजल बोन मतलब नाक में ही होती है नजल बोन। और लेक्राइमल बोन यानी कि आंख के पास जो आपकी 2 बोन होती है, उसे बोलते हैं लेक्राइमल बोन। इंफीरियर नजल कोंका यानी कि नजल में कुछ क्या होता है, उभरे हुई टाइप की बोन होती है, एक उभरी टाइप की बोन होती है, उसे बोलते हैं इंफीरियर नजल कोंका। वो भी नंबर में 2 होती है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर फेसियल बोन्स कितनी हुई, तो फेसियल बोन्स नंबर में हो गई टोटल 14। ठीक है, 14 हो गई, जिसमें एक हो गया मैंडिबल, वोमर 1, मैक्सिला 2, जाइगोमेटिक बोन 2, पैलेटाइन बोन 2, नेजल बोन 2, लेक्राइमल बोन 2, और इंफीरियर नजल कोंका 2। यानी टोटल नंबर आप अगर इसको काउंट करेंगे तो ये 14 बोन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्कल बोन जितनी भी है उनका फंक्शंस क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द फेस एंड क्रेनियल, यानी कि जो हमारा स्कल बोन होता है, वो हमारे फेस के और हमारा जो सर होता है, यानी कि हमारा जो खोपड़ी होती है, यानी कि हमारा जो फ्रंटल ऊपर वाला पार्ट होता है, यानी ब्रेन वाला पार्ट रहता है, उसको डिजाइन करने का काम कौन करता है, स्कल बोन। नेक्स्ट, प्रोवाइड द ओपनिंग फॉर द फूड एंड एयर पैसेज, यानी कि जो फूड और जो एयर हम सांस लेते हैं और फूड खाते हैं, उसके लिए जो बोन सपोर्टेड होता है, वो कौन होता है, स्कल बोन्स होती हैं। बोन्स कंटेन द कैविटीज फॉर द स्पेशल सेंस ऑर्गन ऑफ द साइट, टेस्ट एंड स्मेल। अब लोग जाहिर सी बात है कि जो बोन्स हमारे ब्रेन्स में प्रेजेंट है, वो हेल्प करेगी, यानी कि वो कैविटीज बनाती है किसके लिए, साइट फॉर स्मेल, टेस्ट और The next 60 seconds, we are exactly going to show you how many people living in India. Let's see who is in front of us. स्मेल टेस्ट के लिए क्या बनाती है, साइट बनाती है, प्रॉपर ऑर्गन को वहां पे क्या करती है, फिक्स करने का काम करती है। सॉकेट फॉर्मेशन फॉर टीथ, जो टीथ होता है हमारा, जिस सॉकेट में प्रेजेंट होता है, वो भी एक बोन के कारण ही होता है। बोन के कारण ही उसमें हमारा टीथ क्या होता है, फिक्स होता है। प्रोटेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग यूनिट फॉर ऑफ ब्रेन, जो हमारी ब्रेन होती है, जो प्रोसेसिंग यूनिट है ब्रेन की, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, तो वो स्कल बोन का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने डिस्कस कर लिया स्कल के, यानी स्कल के बारे में हमने डिस्कस किया। स्कल में हमने 22 बोन्स को डिस्कस किया, जिसमें से 8 बोन्स होती है क्रेनियल बोन और
14 बोन होती हैं फेशियल बोन। मैं बार बार रिपीट आप लोगों को इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आप लोगों को बोन्स के नाम क्या होता जाए, याद होते चले जाए। ठीक है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत बोन्स के नाम याद है तो आप लिख देंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। सूचर्स ऑफ द स्कल, यानी जो हमारा स्कल होता है, जो बोन्स होती है वो क्या होती है, सूचर्स की तरह क्या होती है, अटैचमेंट होती है। ठीक है, वो जुड़ी हुई होती है सूचर्स की सहायता से। तो चलिए उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन सूचर से भी आ जाते हैं, तो आप लोग इसको भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला है कोरोनल सूचर, यानी पेराइटल बोन एंड फ्रंटल बोन। जो हमारा पेराइटल बोन और फ्रंटल बोन है उसके बीच जो सूचर पाया जाता है उसको बोलते हैं कोरोनल सूचर। नेक्स्ट आता है सेजाइटल सूचर, यानी कि पेराइटल बोन और पेराइटल बोन, यानी कि दो हमारे में पेराइटल बोन होती है और दोनों एक साथ जुड़ती हैं। वो किस सूचर के कारण, तो सेजाइटल सूचर के कारण। लैम्बडॉइड सूचर, यानी कि पेराइटल बोन एंड ओसिपिटल, जो हमारी पेराइटल बोन और ओसिपिटल बोन के बीच में जो सूचर पाया जाता है उसे बोलते हैं लैम्बडॉइड सूचर। स्क्वैमस सूचर, पेराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन, जो हमारी पेराइटल बोन है और टेम्पोरल बोन यानी कान के पास वाली जो बोन है उससे जो सूचर अटैच करता है वो होता है स्क्वैमस सूचर होता है। ठीक है, नोट पॉइंट है एक, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो नोट पॉइंट लगा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जब भी आप नोट्स में नोट पॉइंट देखें आप समझ जाइए कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। सम एसोसिएटेड बोन्स आर प्रेजेंट इन द स्कल, इट डज नॉट काउंट इन द स्कल बोन। कुछ जो बोन होती है हमारे स्कल से क्या हुई होती है, जुड़ी हुई होती है, हमारे स्कल से जुड़ी हुई होती है, लेकिन उसको स्कल में नहीं काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए स्कल एंड एसोसिएटेड नंबर ऑफ स्कल बोन एंड एसोसिएटेड बोन्स, तो जो एसोसिएटेड बोन्स होती है वो टोटल नंबर ऑफ 7 होती है, तो टोटल आपका आंसर जाएगा 29। लेकिन अगर आप लोगों से क्वेश्चन किया जाए कि आपके स्कल में कितनी बोन पाई जाती हैं, तो स्कल में आपकी 22 बोन्स ही पाई जाती हैं। ठीक है, ये इससे एसोसिएटेड बोन्स होती हैं। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ईयर ऑसिकल या ऑडिटरी ऑसिकल्स होती हैं, यानी कि जो हमारी कान होती है, कान होते हैं उसमें भी बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, प्रत्येक कान में 3 बोन पाई जाती है, यानी कि एवरी ईयर कंटेन्स 3 बोन्स। ठीक है, तो ईच ऑसिकल्स हेल्प इन द हियरिंग प्रोसेस, यानी जो भी हमारी बोन्स होती हैं वो हमारे हियरिंग प्रोसेस में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स, मेलियस, हैमर, इंकस, एनविल और स्टेपिज स्ट्रप। ठीक है, इसमें 3 टाइप्स की बोन पाई जाती है और सबसे पहला क्या होता है, मेलियस। जो मेलियस बोन होती है वो हैमर की तरह होती है। ठीक है, जैसे हैमर होता है वो हैमर की तरह होती है, इसलिए उसको बोलते हैं हैमर बोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इंकस इनविल, यानी कि इंकस इनविल, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जो मोची लोग होते हैं, जो जूता सीते हैं मोची लोग, उनका जो रखा हुआ होता है जिसपे रख के सीते हैं या जिसपे रख के उसको मतलब कील वगैरह ठोकनी होती है तो उस पे जो ठोकते हैं उसी टाइप की उसी साइज और शेप का होता है, उसे बोलते हैं इनविल बोन। स्टेपिज यानी स्ट्रप, स्ट्रप का मतलब होता है कि आप लोगों ने देखा होगा घोड़े पे चढ़ने के लिए पैर को फंसाने के लिए जो रखा हुआ होता है ना पार्ट, उसी टाइप की बोन होती है, यानी कि उसी आकार का होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रप। ठीक है, तो ये हो गया मेलियस, इंकस और स्टेपिज, यानी कि प्रत्येक कान में, यानी कि एवरी ईयर कंटेन्स द मेलियस, इंकस एंड स्टेपिज। तो हमारे पास 2 कान होते हैं, अब 2 कान होने की वजह से यानी कि 6 बोन हो गई टोटल। ठीक है, ईयर ऑसिकल्स में टोटल कितनी बोन्स पाई जाती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बोन 6 पाई जाती है हमारे ईयर ऑसिकल्स में। नेक्स्ट अगर बात करें हॉइड बोन, इट इज द स्मॉल बोन प्रेजेंट एट द जॉइंट एंड ऑफ द टंग एंड प्रोवाइड द जॉइंट सरफेस फॉर द टंग, यानी कि ये एक बहुत छोटी बोन्स होती है। हॉइड बोन्स जो होती है एक बहुत छोटी बोन्स होती है, जो कि हमारा टंग वाला पार्ट होता है ना, उसके जो लास्ट इंड होता है उसका, यानी कि जो ज्वाइंट इंड होता है टंग का, वहीं पे प्रेजेंट होती है और उसको ज्वाइंट सरफेस प्रोवाइड कराती है हमारे टंग को। ठीक है, ये हो गया हॉइड बोन। तो टोटल नंबर ऑफ एसोसिएटेड बोन कितनी हो गई, 7 हो गई, क्योंकि ईयर ऑसिकल्स में कितनी हो गई, टोटल 6 हो गई। ठीक है, टोटल 6 हो गई और हाइड बोन हो गई 1 नंबर। ठीक है, तो ये हो गया द स्कल, यानी कि यहां तक पूरा हमने स्कल वाला पार्ट पढ़ लिया है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल में हमने 3 पार्ट डिवाइड किया था, एक स्कल, दूसरा हमने वर्टिब्रल कॉलम। तब चलिए हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स पाई जाती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम, आल्सो कॉल्ड एज स्पाइन और स्पाइनल कॉलम। इसको हम स्पाइन या स्पाइनल कॉलम भी बोलते हैं। It consists of 26 irregular serially arranged unit called as vertebrae and dorsally placed, यानी कि इसमें हमारे जो इस हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें 26 वर्टिब्री पाई जाती है, यानी कि एक जो हमारा वर्टिब्री होता है, ठीक है, 26 वर्टिब्री से मिलकर हमारा क्या बनता है, वर्टिब्रल कॉलम बनता है, जो कि इर्रेगुलरली होती है, जो कि इर्रेगुलर शेप में होती है।
इन द फीटस एंड द इन्फेंट द वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 सेपरेटेड बोन आर वर्टिब्री। यानी कि जब फीटस या जो हमारा इन्फेंट होता है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, यानी कि जब छोटा होता है, तो उस टाइम उसमें 33 बोन्स होती हैं, यानी कि 33 वर्टिब्रल कॉलम होती है। लेकिन जब वो एडल्ट हो जाता है तो नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम 26 हो जाता है। इसलिए यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप लोगों से पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट ह्यूमन, तो आप लोग 26 इसका आंसर बताएंगे। लेकिन अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इन इन्फेंट या फीटस, तो आप लोग उसका 33 आंसर बताएंगे। ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ईच वर्टिब्रा कंसिस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ सेंट्रम इंटीरियरली एंड द वर्टिब्री आर्च पोस्टीरियरली। यानी कि जो प्रत्येक वर्टिब्री होती है, यानी कि एवरी वर्टिब्री जो होती है बॉडी या सेंट्रम कंटेन करती है। जो आगे वाला पार्ट होता है वर्टिब्री का वो क्या होता है, बॉडी या सेंट्रम बोलते हैं, और जो पीछे वाला पार्ट होता है वो एक आर्च रखता है। यानी कि प्रत्येक जो हमारी वर्टिब्री हुई वो आगे वाले पार्ट को हम बॉडी या सेंट्रम बोलेंगे, लेकिन जो पीछे वाला पार्ट होता है उसमें आर्च निकला हुआ होता है। आर्च का मतलब होता है एक नुकीला पार्ट निकला हुआ होता है। ठीक है, जो ज्वाइंट के लिए बहुत ही हेल्प करता है। एक वर्टिब्री से दूसरी वर्टिब्री को ज्वाइंट करने का काम करता है, किसके द्वारा होता है, तो वो आर्च के द्वारा भी होता है। टुगेदर द बॉडी एंड द वर्टिब्रल आर्च इनक्लोज एन ओपनिंग कॉल्ड द वर्टिब्रल फोरामन। जब बॉडी और आर्च एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं तो बीच में क्या बनता है, एक होल टाइप स्ट्रक्चर बनती है, जिसे यानी कि उसको क्या बोलते हैं, फोरामन बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, फोरामन बोलते हैं। सक्सेसिव वर्टिब्री फोरामन ऑफ द आर्टिकुलेटेड वर्टिब्री फ्रॉम द लॉन्ग वर्टिब्रल कैनाल थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। और जब हमारी जो 26 वर्टिब्री एक साथ ज्वाइंट हो जाती है तो एक कंप्लीट कॉर्ड बनता है। ठीक, एक कंप्लीटली फोरामन बनता है, होल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और उसी में पास होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। यानी जो भी हमारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो उसी के द्वारा क्या होती हैं, हर जगहों पे फैली हुई होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम किस प्रकार से डिफरेंशिएट होती है, कौन कौन सी वर्टिब्री होती है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो सर्वाइकल, यानी कि सबसे ऊपर वाली जो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसमें होता है सर्वाइकल, वो नंबर ऑफ 7 होती है। फिर उसके बाद थोरेसिस नंबर ऑफ 12 यानी कि 12 होती हैं। लंबर 5 नंबर होती हैं। सैक्रल 1 फ्यूज्ड और कोक्सियल 1 फ्यूज्ड। यानी सैक्रल 1 फ्यूज्ड का मतलब ये हुआ कि जब आप इन्फेंट थे तो आप में टोटल सैक्रल कितनी थी, 5 थी, 5 सैक्रल बोन थी। लेकिन जब आप एडल्ट हुए तो वो टोटल कितनी हो गई, फ्यूज होके 1 हो गई। और इसी प्रकार से कोक्सियल जो बोन होती है वो भी आपके जब इन्फेंट थे तो वो टोटल नंबर ऑफ बोन उसमें थी 4 होती है। जब आप एडल्ट होते हैं तो वो फ्यूज होके कितनी बना लेती है, 1 बना लेती है। तो अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 7 12 19 हो जाएगा, और 19 और 5 24 और सेक्रल को काउंट कर लीजिए तो 1 25 और एक कोक्सियल 26 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 कर लेते हैं सेक्रल को तो 24 + 5 29 और यहाँ पे 4 कोक्सियल को ले लेते हैं तो 33 बोन्स आपकी हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको याद रखने का तरीका C7 TH12 L5 और S1 C1 रखते हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसको याद रखने का। लेकिन हमें क्या, जब तक हमें पूरा कंप्लीट नहीं याद होगा, हम फार्मूला याद करके क्या कर पाएंगे, जब तक हमें अप्लाई करने का कुछ पता है, रूल ही ना पता हो। उस फार्मूले का क्या मतलब कि अगर हमें उसे अप्लाई करने का पता ही नहीं, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि ये सारी चीजें याद हो जाए। मैं फार्मूले का बहुत कम, मतलब जो भी ट्रिक्स होती है उसका बहुत कम हेल्प लेता हूं, मैं डायरेक्ट इसको याद करने की कोशिश करता हूं। तो आप लोगों से भी यही चाहूंगा कि आप लोग इसको पूरा कंप्लीट याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से कभी भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सर्वाइकल 7, थोरेसिस 12, लंबर 5 और सैक्रल जो होती है 1 बोन होती है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 5 बोन होती है, लेकिन एडल्ट में वो फ्यूज्ड होकर 1 बोन बना लेती है। और कोक्सियल जो होती है वो नंबर ऑफ 4 बोन होती है, लेकिन फ्यूज्ड होकर 1 बोन बना लेती है। फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम अगर बात करें तो द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट द हेड एंड सर्व एज द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। यानी कि वर्टिब्रल कॉलम जो होती है, वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट प्रोवाइड कराना। स्पाइनल कॉर्ड जो भी हमारी स्पाइनल नर्व्स निकली हुई होती है उसको क्या कराना, सपोर्ट प्रोवाइड कराना। उसके अलावा अटैचमेंट साइड होती है, यानी जो हमारे रिब्स होती हैं, आगे वाला रिब्स वाला जो पार्ट होता है उसको अटैचमेंट कराने का भी काम करती है। और मस्कुलेचर ऑफ द बैक, और बैक पे जो भी मांस यानी कि जो भी मसल्स अटैच करानी है उसको अटैच कराने का भी काम कौन करता है, वर्टिब्रल कॉलम कराता है। नेक्स्ट आगे हम बात करें द वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंडेड फ्रॉम द स्कल टू पेल्विस।
वेयर द ट्रांसमिट द वेट ऑफ द ट्रंक टू द लोअर लिम्ब, यानी जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है वो हमारे ब्रेन से लेके हमारे पेल्विक गर्डल तक होता है, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट होता है, यानी कि पीछे वाला पार्ट होता है वहां तक फैला हुआ होता है और वो पूरे वेट को वियर करता है, पूरे वेट को वियर करता है। अगर पेल्विक के पास आप लोग देखें तो वहां तक पूरा जो वेट होता है ऊपर का उसको वियर करने का काम कौन करता है, तो वर्टिब्रल कॉलम ही करता है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे थोरैसिस केज। तो हमने 2 पार्ट देख लिया, स्कल, उसके बाद हमने वर्टिब्रल कॉलम और थर्ड आता है थोरैसिस केज। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में आप लोगों ने 26 बोन्स देखी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे थोरैसिस केज के बारे में। Thoracic cage consists thoracic vertebrae posteriorly, the ribs laterally and the sternum anteriorly। ठीक है, thoracic vertebrae यानी कि जो thoracic cage होता है वो पीछे से, तो thoracic vertebrae जो भी हमारी thoracic vertebrae कितनी होती है, तो 7 नंबर होता है। ठीक है, नंबर ऑफ बोन्स ऑफ thoracic vertebrae तो वो होती है 7। ठीक है, उसके अलावा वो क्या होता है, पीछे से प्रेजेंट होता है, और रिब्स जो होती है लेटरली, रिब्स जो होती है लेटरली प्रेजेंट होती है, और स्टर्नम्स जो होती है आगे प्रेजेंट होती है, स्टर्नम जो होती है वो आगे प्रेजेंट होती है। यानी कि जो थोरैसिस केज हमारा हो गया, यानी कि हो गया वर्टिब्री और रिब्स और स्टर्नम को मिला के ही बनता है, जिसमें हमने वर्टिब्री के बारे में तो देख लिया है। अब 2 चीज देखेंगे हम, क्या, स्टर्नम और रिब्स के बारे में हम जानेंगे। स्टर्नम क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम को हम ऑल्सो ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द थोरैसिस केज, यानी कि यह एक फ्लैट बोन होती है। स्टर्नम एक फ्लैट बोन होती है और 15 सेंटीमीटर लंबी होती है और हमारे एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होती है। एंटीरियर मतलब आगे वाले पार्ट पे प्रेजेंट होती है। इट फॉर्म्स बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, मेनुब्रियम, द बॉडी एंड द जिफॉइड प्रोसेस, और ये भी फ्यूज होके बनती है। यानी कि पहले अगर इनिशियल देखा था तो ये भी 3 पार्ट में थी, अब वो फ्यूज होके एक बना लेती है स्टर्नम। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, तो एक होता है मेनुब्रियम, दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, यानी कि जो स्टर्नम होता है उसमें मेनुब्रियम होता है, बॉडी होता है और जिफॉइड प्रोसेस होता है। तो जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वो क्या होता है, मेनुब्रियम। मेनुब्रियम आर्टिकुलेट्स विद द फर्स्ट 2 पेयर ऑफ द रिब्स, यानी कि जो भी हमारी रिब्स हैं, पहले ऊपर की जो 2 पेयर रिब्स होती हैं वो मेनुब्रियम से अटैच होती हैं। बॉडी forms the major portion of the sternum and is providing the attachment site for the 3 to 7 ribs। जो बॉडी वाला पार्ट होता है स्टर्नम का वो सबसे ज्यादा पार्ट होता है, यानी स्टर्नम में सबसे ज्यादा पार्ट कौन होता है, बॉडी होता है, और वो क्या करती है, हमारे 3 और 7th जो पेयर रिब्स होती है उसको ज्वाइंट कराने का काम करती है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जिफॉइड प्रोसेस की अगर बात करें, इट इज द एंड और स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्टर्नम एंड सर्व एज एन अटैचमेंट पॉइंट फॉर सम एब्डोमिनल मसल्स। और जिफॉइड प्रोसेस होता है ये बहुत ही माइन्यूट यानी बहुत ही छोटा पार्ट होता है हमारे स्टर्नम में, और ये मसल्स को अटैचमेंट कराने का काम करता है। तो ये हो गया हमारा स्टर्नम। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे रिब्स के बारे में। कितनी रिब्स होती हैं और कैसे वर्क करती हैं उसके बारे में। 12 pairs of the ribs present in the human body. Each ribs is the posteriorly connect with the vertebral column and internally sternum। यानी कि प्रत्येक ह्यूमन यानी कि ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर्स ऑफ रिब पाई जाती है। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स पाई जाती है जो कि अटैचमेंट कराने का काम करती है। 12 पेयर ऑफ द रिब्स जो होती है पाई जाती है जो कि पीछे से यानी कि पोस्टीरियरली तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है और आगे से स्टर्नम के द्वारा अटैच होती है। ठीक है, अब जब पीछे से और आगे से जो अटैच हो जाती है तो एक रिब यानी कि एक केज की तरह, एक पिंजड़े की तरह क्या स्ट्रक्चर बनाती है, उसी प्रकार हम बोल देते हैं उसको रिब केज भी बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ द रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स आर वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बिकॉज दे आर अटैच्ड टू द थोरैसिस वर्टिब्री anteriorly and sternum posteriorly with the help of the hyaline cartilage। यानी कि जो फर्स्ट 7 पेयर ऑफ द रिब्स होती है उसको हम वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी बोलते हैं। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि पोस्टीरियरली तो वो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती है यानी कि थोरैसिस वर्टिब्री से जुड़ी हुई होती है और आगे वो स्टर्नम वाले पार्ट से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसको हम वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी बोलते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। यानी कि हाइलिन कार्टिलेज की वजह से ही हमारी जो रिब्स होती है वो अटैच्ड होती है। नेक्स्ट बात करें, द 8th, 9th and 10th pair of the ribs do not articulate directly with the sternum but join to the 7th ribs with the help of hyaline cartilage। These are called the vertebrochondral या false ribs बोलते हैं। यानी कि जो हमारा 8th, 9 और 10th पेयर्स जो रिब्स होती है वो क्या होती है, पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती है लेकिन आगे जो होता है वो हमारे
जो आगे होते हैं स्टर्नम वाले पार्ट्स के, यानी कि स्टर्नम वाले पार्ट से नहीं जुड़ के वो लास्ट जो हमारा रिप्स होता है यानी सेवेंथ रिप्स जो होती है उससे अटैच होती है, यानी कि वो डायरेक्ट पीछे तो उसने क्या किया 8, 9 और 10th जो पेयर रिप्स है वो पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ जाएगी, लेकिन जो आगे वाला पार्ट है वो स्टर्नम से ना जुड़ के हमारे जो सेवेंथ वाला रिप्स है उससे जुड़ा हुआ होता है बाय द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज की वजह से, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं फॉल्स रिप्स भी बोलते हैं। उसको फॉल्स रिप या वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स भी बोलते हैं। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि बस वर्टिब्री के कारण जुड़ी हुई होती है, इसलिए उसको हम वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स भी बोलते हैं या फॉल्स रिप्स भी बोलते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फॉल्स रिप्स कितनी होती है हमारी बॉडी में, तो 3 पेयर्स होती हैं, यानी कि टोटल 6 नंबर में फॉल्स रिप्स होती है हमारे बॉडी में। कौन कौन सी, 8, 9 और 10th। नेक्स्ट आगे बात करें, लास्ट 2 पेयर 11th एंड 12th ऑफ रिप्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड आर देयरफॉर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिप्स। ठीक है, अब देखिए अब कहानी और बदल गई। कहानी कैसे बदल गई कि जो हमारी लास्ट पेयर होती है यानी 11th और 12th होती है, 11th और 12th पेयर ऑफ रिप्स होती है, तो पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी, लेकिन आगे क्या होती है वो कहीं जुड़ती ही नहीं है, वो क्या होती है फ्लोटिंग वैसे ही रहती है, यानी वैसे बिना अटैचमेंट होती है, इसलिए उसको हम फ्लोटिंग रिप्स भी बोल देते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, टोटल हमारे बॉडी में 12 पेयर्स ऑफ रिप्स पाए जाते हैं, जिसमें से 1, 2 लेके 7 तक जो होती है उसको ट्रू रिप्स बोलते हैं, 8, 9, 10th को हम बोलते हैं फॉल्स रिप, और 11th और 12th को हम क्या बोल देते हैं फ्लोटिंग रिप्स भी बोलते हैं। ये कई बार ऑनलाइन क्वेश्चन यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। हम क्या करते हैं, हम जो भी नोट्स बना रहे हैं फ्रेंड्स, आप कोशिश ये कर रहे हैं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा आपके ऑप्शनल यानी कि अगर आप लोगों का ऑनलाइन क्वेश्चन ऑनलाइन पेपर हो तो वो भी उसमें कवर हो जाए, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। यहां तक तो हमने पढ़ लिया एक्सियल स्केलेटन के बारे में। एक्सियल स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स हमने 80 पढ़ा। कैसे पढ़ा 80 बोन्स, तो आप लोगों को मैं समझाता हूं, आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए 80 बोन कैसे होती है हमारे एक्सियल स्केलेटन में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा स्कल में हमने टोटल 22 बोन्स पढ़ा, उसके बाद उससे एसोसिएटेड बोन पढ़ा, एसोसिएटेड बोन 7 होती है, यानी कि 22 + 7 बोन हो गई 29 बोन। उसके बाद हमने पढ़ लिया वर्टिब्रल कॉलम 26 नंबर ऑफ बोन्स होती है। अगर आप 26 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ बोन 55 बोन हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 12 पेयर ऑफ रिप्स बने, 12 पेयर का मतलब हो गया 24 रिप्स। अगर 24 को अगर आप ऐड कर देंगे तो हो जाएगी 79 बोन्स। और उसके बाद अगर आप 1 बोन स्टर्नम को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगी टोटल बोन 80 बोन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हमने 80 बोन्स को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। तो चलिए अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में स्टार्ट करते हैं। Bones of the limbs are the girdles are collectively called as the appendicular skeleton। appendicular skeleton में क्या होता है, जो भी हमारी girdles बोन होती है यानी कि जो हाथ पांव की जो भी बोन्स होती है उसको हम appendicular skeleton में क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं। appendicular skeleton consist of, अब इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है आप लोगों को इजिली समझाने के लिए। पहला है पेक्टोरल गर्डल, नेक्स्ट अपर लिम्स, थर्ड है पेल्विक गर्डल और फोर्थ है लोअर लिम्स। याद रखिएगा पेक्टोरल गर्डल, अपर लिम्स, पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्स, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेक्टोरल गर्डल के बारे में। पेक्टोरल गर्डल के बारे में हम बात करेंगे तो ईच पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ द क्लेविकल बोन एंटीरियर एंड स्कैपुला पोस्टीरियर। तो इसमें क्या होता है, जो पेक्टोरल गर्डल होता है उसमें 2 बोन कंसीडर किया जाता है, एक तो होता है क्लेविकल और दूसरा होता है स्कैपुला। स्कैपुला यानी कि आप लोगों का जो पीठ वाला पार्ट होता है वहां पे जो बोन होती है उसे क्या बोलते हैं, स्कैपुला बोलते हैं। ठीक है, और जो कॉलर बोन होती है यानी कि जो आप कॉलर पहनते हैं, मतलब कि आप कपड़ा पहनते हैं, आपका जो कॉलर होता है वहां पे जो बोन होती है उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसे हम बोलते हैं क्लेविकल बोन। ठीक है, क्लेविकल बोन इंटीरियर प्रेजेंट होती है और जो स्कैपुला होता है आपका पीछे प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको क्या बोल देंगे, पोस्टीरियर। ठीक है, क्लेविकल या कॉलर बोन, सबसे पहले क्लेविकल आर सिलेंड्रिकल एस शेप्ड बोन, इसे एस शेप्ड बोन होती है। दे आर आर्टिकुलेटेड पोस्टीरियरली विद द स्कैपुला एंड आर्म एंड एंटीरियरली विद द स्टर्नम। तो जो हमारी क्लेविकल बोन होती है पोस्टीरियरली तो वो हमारे Right, now we are having some real activity. We have captured a shadow person, a shadow entity. Whoa.
sorry, it's me just turn turn this it around. around and watch how it's moving. There's something moving down there. What did जुड़ी हुई होती है स्केपुला वाले पार्ट से, और एंटेरियरली जो होती है वो स्टर्नम वाले पार्ट से जुड़ी हुई होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीछे से वो जुड़ी हुई होती है स्केपुला से और आगे से जुड़ी हुई होती है स्टर्नम से। अब स्केपुला क्या होता है? स्केपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। क्लेविकल बोन को ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ब्यूटी बोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये ब्यूटी बोन होती है, यानी कि इससे क्या होती है? ब्यूटी होती है। इससे क्या होती है? ब्यूटी। जैसे मान लीजिए, मैंने कि ब्यूटी बोन मेनली गर्ल्स के लिए यूज किया गया है, क्योंकि गर्ल्स में जो ये बोन होती है ना, इसकी वजह से क्या होती है, उसकी ब्यूटीनेस जो होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए उसको हम क्या ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे हम बात करें स्केपुला, और इसकी वजह से ब्यूटी बोन इसके लिए भी बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, गले में आप हार वगैरह जो लोग धारण करती हैं, पहनती हैं, उसकी वजह से उनकी ब्यूटी बढ़ जाती है, और उसी को याद रखने के लिए हम बस बोल देते हैं ब्यूटी बोन। तो आप लोग याद रखिएगा, क्लेविकल बोन को कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें स्केपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द सेकंड एंड सेवेंथ रिब्स। यानी कि स्केपुला जो होती है एक ट्रायंगुलर बोन होती है, और जो हमारे सेकंड रिब्स और सेवेंथ रिब्स होती है उसी के बीच में उसका लोकेशन होता है। यानी कि जो आपकी सेकंड रिब्स होगी और सेवेंथ रिब्स होगी, उसी के बीच का लोकेशन जो पोस्टीरियर पीछे वाला पार्ट होगा, वहीं पे स्केपुला क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये एक प्रकार से ट्रायंगुलर बोन होती है। स्केपुला कंसिस्ट ऑफ द थ्री स्ट्रक्चर स्पाइन, एक्रोमियन प्रोसेस एंड कैरोकॉइड प्रोसेस। ये प्रोसेस आप लोगों को याद रखना है, आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रिक कर लीजिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि स्केपुला में स्पाइन, एक्रोमियन प्रोसेस और कैरोकॉइड प्रोसेस भी होता है। द एक्रोमियन आर्टिकुलेट्स विद द एक्रोमियन एंड ऑफ द क्लेविकल फॉर्मिंग द एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट। जो एक्रोमियन वाला पार्ट होता है वो हमारे क्लेविकल बोन को क्या करता है? ज्वाइन कराने का काम करता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि क्लेविकल जो बोन होती है वो पोस्टीरियरली स्केपुला से जुड़ी हुई थी, और पोस्टीरियरली स्केपुला के एक्रोमियन जो प्रोसेस होता है उसके साथ अटैच होती है हमारी क्लेविकल बोन, और वहां पे ज्वाइंट बनता है एक्रोमायोक्लेविकुलर ज्वाइंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा, एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करें बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस अ डिप्रेशन कॉल्ड द ग्लियोनाइड कैविटी विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द ह्यूमेरस टू द फॉर्म द सोल्जर ज्वाइंट। और उसके नीचे जैसे ही आप जाएंगे, एक्रोमियन प्रोसेस होता है, उसके नीचे एक ग्लियोनाइड कैविटी होती है। एक कैविटी होती है जहां पे हमारा ह्यूमेरस होता है, यानी कि ह्यूमेरस यानी कि हाथ वाली जो बोन होती है ना, हाथ वाली बोन, यानी कि हाथ वाली जो बोन ह्यूमरस वाला पार्ट होता है वो उसी के साथ ज्वाइंट हो जाता है और वहीं पे ज्वाइंट बना लेता है। ठीक है, आगे जब हम डिस्कस करेंगे ज्वाइंट्स के बारे में उसमें भी आप लोगों को क्लियरिफाई हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ पेक्टोरल गर्डल। The pectoral girdle attaches the upper limbs to the axial skeleton and provide attachment site for many muscles that moves the upper limbs। यानी कि जो पेक्टोरल गर्डल्स की जो बोन होती हैं वो क्या करती हैं? हमारे अपर लिम्स को ज्वाइन कराने का काम करती हैं, अपर लिम्स को ज्वाइन कराने का काम करती हैं, और एक्सियल स्केलेटल को भी ज्वाइन कराने का काम करती है, और प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर द मेनी मसल्स, और बहुत सारी मसल्स को अटैच कराने का काम भी कौन करता है? पेक्टोरल गर्डल कराता है। यानी कि आपकी जो पीठ वाला पार्ट है, यानी कि आप देखेंगे स्केपुला वाले पार्ट पे भी मसल्स होती है, यानी कि वो मसल्स कैसे अटैच होती हैं? तो जो भी उसमें प्रोसेस निकला हुआ होता है उसी के थ्रू मसल्स होती हैं वो अटैच्ड होती है। नेक्स्ट अगर बात करें, द सॉकेट ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट अलाउ द अपर लिम्स आर्टिकुलेशन एंड डिग्री ऑफ मोबिलिटी। यानी कि जो सॉकेट प्रेजेंट हुआ होता है एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे ग्लियोनाइड कैविटी में, वही सॉकेट क्या कराता है? अपर लिम्ब में मूवमेंट यानी ह्यूमरस को ज्वाइंट कराने का काम करता है, जिससे हमारा हाथ जो होता है प्रॉपर मूवमेंट कर पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे अपर लिम्स। पहला हमने पढ़ा था पेक्टोरल गर्डल, अब पढ़ेंगे अपर लिम्स। अपर लिम्स क्या होता है? तो ईच अपर लिम्स कंसिस्ट 30 बोन्स, इट इज द कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स। जो हमारा अपर लिम्स होता है उसमें टोटल 30 बोन्स होती है। अभी आप लोगों को बताया हमने, जो पेक्टोरल गर्डल होता है उसमें कितनी बोन्स होती है, तो उसमें कितनी बोन हो जाएंगी आप लोग बताइएगा? तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो जाएगी 4। 4 कैसे होगी? 2 क्लेविकल बोन हो जाएगी और 2 स्केपुला बोन हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ बोन कंसिस्ट इन द पेक्टोरल गर्डल इज 4। ठीक है, 4 नंबर ऑफ बोन कंसिस्ट बाय द पेक्टोरल गर्डल। कौन कौन सी होती है? तो 2 क्लेविकल्स बोन होती है और 2 स्केपुला बोन होती है। ठीक, अब इसमें क्या होता है? 30 बोन्स हमारे अपर लिम्स जो 1 यानी कि ईच अपर लिम्ब, जैसे कि मान लीजिए एक हाथ की अगर हम बोन की बात करें तो उसमें 30 बोन होती है, तो हमारे 2 हैंड्स होते हैं ना, आप लोगों को पता है
आप लोगों के भी तो 2 ही हैंड्स होंगे, तो 2 हैंड्स हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो जाएगी, तो 60। तो टोटल अपर लिम्स बोन जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ईच अपर लिम्ब कंटेंस, तो 30 बोन्स ही आंसर जाएगा, क्योंकि ईच लगा दिया यानी कि प्रत्येक अपर लिम्स में कितनी बोन पाई जाती है, तो 30 पाई जाती है। लेकिन आपको कंप्लीट पूछ लिया जाए अपर लिम्स में कितनी बोन पाई जाती है, तो आप आंसर देंगे 60। तो चलिए हम इसको या बताते हैं। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है आर्म्स, पहला होता है आर्म्स यानी कि जो ह्यूमरस वाला पार्ट होता है, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है, यानी कि जहां पे आप लोगों को इंजेक्शंस लगते हैं, यानी कि जो भी आप लोगों को वैक्सीन लगी होगी ना, जहां पे मस्कुलर आप लोगों को वैक्सीन लगी होगी, उसकी बात कर रहे हैं हम। वो वाला पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं आर्म। ठीक है, ह्यूमरस इज द सोल बोन ऑफ द आर्म, इट इज द प्रोक्सिमल एंड आर्टिकुलेट विद द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। यानी कि ह्यूमरस वाला जो पार्ट होता है वही इसमें केवल आर्म में ह्यूमरस बोन ही होती है, जो कि प्रोक्सिमली एंड पे यानी आर्टिकुलेट होती है किसके थ्रू, स्कैपुला के थ्रू। स्कैपुला में हमने बताया था ग्लेनोइड कैविटी होती है, उसी के साथ जुड़ता है ह्यूमरस। और ह्यूमरस हेड कंसिस्ट ऑफ द लेजर ट्रंक tubercles and just inferior to the lateral greater tubercle, it helps in the muscle attachment। याद रखिएगा आप लोग कि ह्यूमरस के नीचे एक लेजर ट्यूबरकल्स होता है, यानी ट्यूबरकल्स का मतलब एक उभार होता है, ठीक है। और इंफीरियर उसके नीचे पाएंगे तो उससे भी ज्यादा उभार होता है, यानी उससे ग्रेटर ट्यूबरकल्स होता है। इट हेल्प इन द मसल अटैचमेंट, जो कि मसल अटैचमेंट में हेल्प करने का काम करते हैं। जो भी ये उभार होते हैं यानी कि वो मसल अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। जो भी ट्यूबरकल होता है, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए ट्यूबरकल्स का क्या होता है, तो मसल अटैचमेंट कराने का काम होता है किसका, ट्यूबरकल्स का। V-shaped deltoids tuberosity are present in the midway that provide the rough attachment site for the deltoid muscle of the shoulder। यानी कि वी शेप्ड की एक, ये तो 2 ट्यूबरकल्स प्रेजेंट हुए थे, लेजर ट्यूबरकल्स और ग्रेटर ट्यूबरकल्स। इसके अलावा वी शेप्ड का एक उभार पाया जाता है, यानी कि उसे बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। याद रखिएगा डेल्टॉइड टर्म भी कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में पूछ लिया गया है कि डेल्टॉइड टर्म्स जो है वो किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर जाएगा ह्यूमरस बोन से। याद रखिएगा आप लोग। तो वहां पे क्या होता है, एक वी शेप्ड की उभार होती है, वो भी क्या होती है, मसल अटैचमेंट का ही काम करती है। और वहां पे जो मसल्स अटैचमेंट होती है उसे बोलते हैं डेल्टॉइड मसल, और इंजेक्शंस आप लोगों को उसी में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्म वाला पार्ट। आर्म में कितनी बोन होती है, तो एक बोन होती है, कौन सी होती है, ह्यूमरस। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम फोर आर्म। फोर आर्म मतलब आर्म के बाद कौन होता है, फोर आर्म। फोर आर्म में क्या होता है, फोर आर्म कंसिस्ट ऑफ द 2 पैरेलल बोन्स रेडियस एंड अल्ना, यानी कि 2 बोन्स होती है रेडियस और अल्ना। देयर प्रोक्सिमल एंड आर्टिकुलेटेड विद द ह्यूमरस एंड डिस्टल एंड फॉर्म ज्वाइंट विद द बोन्स ऑफ द रिस्ट। तो इसका जो प्रोक्सिमल वाला पार्ट होता है वो जुड़ा हुआ होता है ह्यूमरस वाले पार्ट से, यानी कि जो भी हमारा ह्यूमरस बोन है उससे अटैच होता है कौन, हमारा जो फोर आर्म वाली बोन होती है वो ह्यूमरस से जुड़ी हुई होती है। और जो लास्ट यानी डिस्टल वाला जो उसका पार्ट होता है वो जुड़ा हुआ होता है हमारे रिस्ट बोन से, यानी जो कलाई वाली बोन होती है उससे जुड़ा हुआ होता है। The radius and the ulna articulates with each other by the radio-ulnar joint and they connect along their entire length by the flat flexible ligament, the interosseous membrane। यानी कि जो रेडियस और अल्ना वाली जो हमारी बोन होती है वो एक दूसरे के साथ भी ज्वाइंट हुई होती है। ठीक है, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हुई होती है, जो कि फ्लेक्सिबल लिगामेंट के थ्रू ज्वाइंट होती है और बनाती है इंटरोसियस मेम्ब्रेन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरोसियस मेम्ब्रेन के थ्रू दोनों रेडियस और अल्ना दोनों क्या होती है, ज्वाइंट हुई होती है। अब कोई बहुत लोगों को डाउट होता है कि सर रेडियस कौन होती है और अल्ना कौन होती है। अब आप बताइए रेडियस और अल्ना कौन है। तो रेडियस आप लोग याद रखिएगा कि अगर जो आप लोगों के अंगूठे के साइड है, यानी कि जो भी अंगूठे का, यानी कि पाम को क्या कर लीजिए, पाम को फैला लीजिए ऐसे पाम को फैला, मतलब कि ऐसे का मतलब ये होता है कि आप लोग नॉर्मली समझिए पाम को, जैसे मान लीजिए कुछ खाने के लिए जो आप पाम फैलाते हैं, ठीक है, पाम को आप फैलाइए। आप जिधर आपका थंब है, आपका जिस साइड थंब है उसी साइड क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं, आप लोगों को बताया था एनाटॉमिकल पोजीशन आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की गई थी। अगर आप लोग एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं तो जिस साइड आपका थंब आता है उस साइड तो रेडियस बोन होती है, और जिस साइड आपका लास्ट फिंगर आती है उसकी साइड होता है वो लास्ट फिंगर उधर होता है अल्ना बोन। ठीक है, ये होता है इसका लोकेशन, आप लोग इसको इजीली जान सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे हैंड। इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ द बोन। पहली बोन होती है कार्पल्स, यानी कार्पल कंसिस्ट ऑफ द 8 नंबर ऑफ बोन विच आर क्लोजली यूनाइटेड बाय द लिगामेंट।
यानी कि कार्पल बोन होती है, कार्पल बोन 8 नंबर में, टोटल 8 होती है आपकी, 8 होती है कितनी कार्पल बोन। और उसमें क्या होते हैं, लिगामेंट के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं, उसके हमने नाम भी दे रखे हैं, स्केफोइड, ल्यूनेट, ट्रेक्वेट्रियम, पेसिफॉर्म। ये होती हैं, 4 होती हैं, एक साइड में होती है। 4 जो होती हैं वो रेडियस और अल्ना साइड की तरफ होती हैं, और ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड और कैपिटेट्स और हेमेट ये आपके मेटा कार्पल साइड की होती हैं। यानी कि ये आप लोगों को याद नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आप लोग याद कर लेंगे तो बेटर ही होगा। आप लोग जितना पढ़ लेंगे उतना ही सब बेटर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी जो भी आपका सिलेबस दिया है उसमें कितना पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये चीजें अगर आप जान जाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए एडवांटेज होगा फ्रेंड्स। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। अगर आप लोगों को मैं बोन्स पढ़ाने बैठ जाऊं तो आप लोगों का कई महीने निकल जाएंगे, लेकिन बोन्स खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने वाली हैं। हाँ, इतना ही पढ़ाया इसमें आप लोगों को बताया जा रहा है जितना आप लोगों के पॉइंट, जितना आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी ऐड कर दी है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों का अगर ऑनलाइन एग्जाम हो जाए तो उससे भी क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं, इसलिए मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ऐड कर रखे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग एक बार एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा कि आप लोग एक बार नोट्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो देखेंगे तो इजीली समझ में ये आ जाएगा बोन्स, और आप लोग इसको बार बार लिख के कोशिश कीजिएगा पढ़ने की, तभी आप लोगों को ये बोन क्या होगा, रिवाइज हो पाएंगे और बोन इजीली याद हो पाएंगी। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट मेटाकार्पल्स के बारे में। मेटाकार्पल्स कंसिस्ट ऑफ द 5 बोन्स, द बेस ऑफ द मेटाकार्पल आर्टिकुलेट विद द कार्पल एंड हेड आर्टिकुलेटेड विद द फेलेंजेस ऑफ द फिंगर। यानी कि जो मेटाकार्पल बोन होती है वो जुड़ी हुई होती है पोस्टीरियर, यानी पीछे वो जुड़ी हुई होती है कार्पल बोन्स के साथ, और आगे जो हमारा फेलेंजेस यानी कि जिसे हम उंगली बोलते हैं, फेलेंजेस यानी कि फिंगर बोलते हैं, उसके साथ जुड़ी हुई होती है कौन, मेटाकार्पल बोन। तो फेलेंजेस की बात करें, फेलेंजेस कंसिस्ट ऑफ 14 बोन्स। बड़े होकर के क्या बनोगे? दैत्य, दानव। Except for the thumb, each finger has 3 phalanges, distal, middle and proximal. The thumb has no middle phalanges. यानी कि बात करें phalanges, आपकी टोटल बोन्स कितनी होती हैं, तो 14 phalanges बोन होती हैं। अब मेटाकार्पल आप लोगों को मैंने बताया 5 होती है, phalanges जो होती है वो 14 बोन होती है, 14 बोन होती है। यानी कि जो एक उंगली आपकी होती है उसमें 3 बोन होती है, ठीक है। जो एक उंगली होती है आप लोगों की 3 बोन होगी। तो आप कहेंगे सर हमारे हाथों में तो 5 उंगली होती है, तो 5 यानी कि 5 3 से 15 यानी कि टोटल 15 बोन होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो आपका थंब वाला पार्ट होता है उसमें केवल 2 ही बोन होती हैं, ठीक है। और वो 3 बोन कौन कौन से होते हैं, डिस्टल, मिडिल एंड प्रॉक्सिमल। यानी कि ईच फिंगर में डिस्टल, मिडिल एंड प्रॉक्सिमल होता है, लेकिन आपके थंब वाले पार्ट में मिडिल फेलेंजेस नहीं होती है, यानी कि उसमें डिजिटल और प्रॉक्सिमल ही होता है। तो याद रखिएगा आप लोग को फेलेंजेस 14 होती है, मेटाकार्पल्स जो होता है 5 होता है, कार्पल्स जो होता है 8 होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम। पेल्विक गर्डल, पहले अभी हमने पेक्टोरल गर्डल, अपर लिम्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पेल्विक गर्डल और उसके बाद लोअर लिम्स के बारे में। पेल्विक गर्डल्स क्या होता है, pelvic girdles consist of the irregularly shaped three separated bone during the childhood, the ilium, ischium and pubis। यानी कि जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उस टाइम जो पेल्विक गर्डल हमारा होता है वो 3 बोन से मिलकर बना हुआ होता है, उसमें नाम दिया गया है इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। आप लोग नाम याद रखिएगा, क्योंकि कई बार इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, इसलिए इसको भी आप लोग याद रखिएगा। In adults, these bones are firmly fused and their boundaries are indistinguishable। यानी कि एडल्ट होने पे ये जो बोन होती है वो एक साथ क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है और इनडिस्टिंग्विशिबल हो, यानी कि इसको हम पहचान नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये सिंगल बोन में क्या हो जाती है, कवर हो जाती है, ठीक है। ये होता है एडल्ट पे। नेक्स्ट अगर सबसे पहले हम बात करें इलियम की, द इलियम इज अ लार्ज फ्लेयरिंग बोन दैट फॉर्म्स द सुपीरियर रीजन ऑफ द हिप बोन। यानी कि जो भी हमारा हिप वाला पार्ट होता है उसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो इलियम के थ्रू बनता है, और द ब्रॉड पोस्टीरियर लेटरल सरफेस ऑफ द इलियम, द ग्लूटियल सरफेस इज क्रॉस टू 3 रीजेस, पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन टू द ग्लूटियल मसल अटैचमेंट। और जो इलियम होता है, इलियम पे क्या होता है, 3 लाइंस होती है, 3 रिज प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर, एंटीरियर और इंफीरियर, 3 लाइंस प्रेजेंट होती है, यानी कि 3 उभार प्रेजेंट होते हैं जिसपे कि हमारा ग्लूटियल मसल्स अटैच होता है। ग्लूटियल मसल्स आप लोग को जानते ही होंगे, लार्ज मसल्स होती है जहां पे इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, यानी कि जो हिप वाला पार्ट पे जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो किसमें होता है, तो ये ग्लूटियल मसल्स ही होती हैं जहां पे उसको लगाया जाता है। तो ग्लूटियल मसल्स होती है, अटैच किससे हुई होती है, तो इलियम बोन के थ्रू ही अटैच हुई होती है। नेक्स्ट आगे हम बात करें इस्चियम, इट इज द जनरल एल शेप्ड आर
सेप्ट बोन, it has the thicker superior body adjoining the ilium and thinner inferior ramus. The ramus join the pubis anteriorly. ठीक है, इसमें क्या होता है, एल सेप्ट बोन होती है और इट इज थिकर सुपीरियर बॉडी एंजॉइनिंग द, ये इलियम के साथ ज्वाइंट होती है, ये इलियम के साथ ज्वाइंट होती है, तो ये थिक एक कवरिंग बनाती है, उसी के साथ क्या होती है, ज्वाइंट हो जाती है। और एक इंफीरियर, और जो आगे वाला पार्ट होता है, एक तो हो गया सुपीरियर ऊपर से, और नीचे इंफीरियर का मतलब नीचे वाले पार्ट से, यानी कि जो ऊपर से वो जुड़ी हुई होती है तो वो इस्चियम के साथ जुड़, यानी कि इस्चियम जो होती है ऊपर से इलियम के साथ जुड़ जाती है, यानी कि थिक लेयर बना के। और जो इंफीरियर वाला पार्ट होता है वो बहुत ही हल्का होता है, थिनर होता है, उसे क्या बोलते हैं, रैमस बोलते हैं। उसके ज्वाइंट पार्ट को किससे होता है, रैमस बोलते हैं। और वही रैमस ज्वाइन कराता है प्यूबिस एंटेरियरली, आगे से रैमस ही ज्वाइन कराने का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्यूबिस, इट फॉर्म्स द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हिप बोन्स, यानी कि ये हमारा जो आगे वाला हिप पार्ट का आगे वाला पोर्शन होता है वो प्यूबिस बोन का बना हुआ होता है। इट इज वी शेप्ड बोन, और ये कैसा होता है, वी शेप्ड की बोन होती है। द बॉडी ऑफ द टू प्यूबिस बोन आर ज्वाइंड बाय द फाइब्रोकार्टिलेज डिस्क फॉर्मिंग द मिडिल प्यूबिस सिम्फेसिस ज्वाइंट, यानी कि जो हमारी जो टू प्यूबिस बोन होती है वो भी एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट होती है, और उसी को क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फेसिस भी बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फेसिस बोलते हैं। और प्यूबिक सिम्फेसिस का वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, वो फाइब्रोकार्टिलेज का होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, और फ्लेक्सिबल नेचर होने के कारण उसका बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है ड्यूरिंग द डिलीवरी, ठीक है। यही बोलते हैं प्यूबिक सिम्फेसिस। ये हो गई 3 बोन, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, यानी कि अब क्या हो गई, ये इसके टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो जाएंगी, 6, ठीक है, ये हो जाएंगी टोटल 6 हो जाती हैं, ठीक है। 6 होती हैं लेकिन फ्यूज होकर क्या बना लेती हैं, एक ही बना लेती हैं, ठीक है, ये एक ही बन जाती हैं। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, द लोअर लिम्ब बोन, द लोअर लिम्ब बोन, ईच लोअर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ द 30 बोन्स, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट, यानी कि जो हमारा लोअर लिम्स होता है वो 30 बोन से मिलकर बना होता है, यानी ईच लोअर लिम्स जो होता है 30 बोन से मिलकर बना होता है। अगर आपका पूरा टोटल लोअर लिम्स बोला जाए कितनी बोन से मिलकर बना हुआ है तो आप आंसर देंगे 60, ठीक है। तो उसमें भी 3 पार्ट्स आते हैं, एक होता है थाई वाला पार्ट, थाई वाला पार्ट यानी कि जैसे उसमें आर्म पड़ा था, आर्म, फोर आर्म, उसके पास पड़ा था हैंड, इसमें भी पढ़ेंगे हम थाई। The femur is the sole bone of the thigh. It is the longest, largest bone of the body. Its length is the roughly 1/4 of the person height. इसमें क्या होता है, एक फीमर बोन होती है, सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन होती है बॉडी की, और वही प्रेजेंट होती है, और ये लार्जली यानी कि 1/4, यानी आपकी जितनी हाइट है उसका 1/4 पार्ट इतनी लंबी हुई होती है, ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी अगर कुछ भी मान लीजिए आप अपनी हाइट मान लीजिए उसका 1/4 निकाल लीजिए तो वो आपकी बोन उतनी, थाई बोन उतनी ही लंबी होगी। प्रोक्सिमली द फीमर आर्टिकुलेट विद द हिप बोन, द बॉल लाइक हेड ऑफ द फीमर हैड स्मॉल सेंट्रल पिट कॉल्ड द फोविया कैपिटिस, यानी कि जो प्रोक्सिमली यानी कि जो हमारी फीमर बोन होती है वो तो पहली बात की हमारा जो पेल्विक गर्डल होता है उस पे एक प्रेजेंट होती है कैविटी, उसमें जाके फिट होती है, ठीक है, उसके साथ क्या करती है, ज्वाइंट कराने का काम करती है, उसी का बोलते हैं। और उसके ऊपर जो हमारा जो फीमर बोन का जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है उस पे एक गड्ढा पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोबिया कैपिटिस। तो मेन आप लोगों को याद रखना है फोबिया कैपिटिस किसका पार्ट है, तो वो पार्ट है किसका, यानी कि फीमर का, ठीक है, वो फीमर का है। दिस थाई कंसिस्ट ऑफ द लेटरल ग्रेटर ट्रोंकेंटर एंड द पोस्टीरियर मेडियल लेजर ट्रोंकेंटर। उसी प्रकार से ट्यूबरकल आप लोगों ने पढ़ा था किसमें, उसमें ह्यूमरस में, इसमें क्या था, ट्रोंकेंटर है, एक ग्रेटर ट्रोंकेंटर होता है, एक लोजर ट्रोंकेंटर होता है। इसका काम क्या होता है, मसल अटैचमेंट कराने का। दिस प्रोजेक्शन सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द थाई मसल, यानी कि थाई मसल्स को अटैचमेंट कराने का काम कौन करता है, तो यही ट्रोंकेंटर्स काम करते हैं मसल अटैचमेंट कराने का। नोट पॉइंट लग रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब भी नोट पॉइंट आ जाए आप लोग समझ लीजिए कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। द पटेला इज द कप शेप्ड बोन इनक्लोज्ड इन द टेंडन दैट सिक्योर्स द एंटीरियर थाई मसल्स टू द टिबिया, यानी कि ये पटेला एक कप शेप्ड बोन होती है, एक कप शेप्ड बोन होती है जिसे क्या बोलते हैं, नॉर्मली आप लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली भाषा में आप लोग बोलते हैं चक्की भी बोल देते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि 2 बोन को जोड़ने की जो ये बीच में होती है चक्की, उसी को चक्की बोलते हैं। वो चक्की नहीं होती है, बेसिकली वो होता है पटेला बोन, ठीक है, वो पटेला बोन होती है, वो कप शेप्ड बोन होती है। और ये क्या करती है, थाई वाली जो बोन होती है, थाई बोन का नहीं मतलब फीमर, और जो हमारा उसके नीचे वाला पार्ट होता है टिबिया और फिबुला पार्ट, उसको ज्वाइन कराने का काम करता है। इट प्रोटेक्ट द नी जॉइंट एंटीरियरली एंड इंप्रूव द लिवरेज ऑफ द थाई मसल्स
एक्टिंग अक्रॉस द नी। और ये क्या करती है, जो नी होता है यानी कि जो भी हमारा घुटना वाला ज्वाइंट बनता है, घुटना वाला बनता है ज्वाइंट, वहां पे मसल अटैचमेंट कराने का काम भी कौन करता है, तो पटेला बोन ही करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी होता है एक बोन। नंबर ऑफ बोन्स में इसकी एक होती है। अगर दोनों पैरों में बात करें तो टोटल 2 नंबर ऑफ बोन्स हो जाएगी। नेक्स्ट लेग की बात करें, the leg consists of the 2 parallel bones tibia and fibula. These bones are connected with each other by the help of the interosseous membrane. यानी कि टिबिया और फिबुला भी एक साथ जुड़े हुए होते हैं। वो किसके थ्रू होती है, तो इंटरोसियस मेम्ब्रेन के थ्रू दोनों जुड़े हुए होते हैं। Proximally टिबिया अटैच टू द फीमर बोन एंड डिस्टली टेलस बोन ऑफ द फुट ऑफ द एंकल। यानी कि टिबिया ही होती है जो कि प्रोक्सिमली जुड़ी हुई होती है किसके साथ, टिबिया जुड़ी होती है प्रोक्सिमली हमारे फीमर के साथ, और डिस्टली जुड़ी हुई होती है जो हमारा एंकल होता है, एंकल वाला पार्ट होता है, यानी कि जो फुट में पढ़ेंगे आप, अभी फुट पढ़ाएंगे आप लोगों को, उसमें जो एंकल होता है उसके साथ जुड़ी हुई होती है। उसमें कौन सी बोन होती है, टेलस। उस टेलस बोन के साथ कौन जुड़ा होता है, टिबिया जुड़ा हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया यहां तक लेग वाला पार्ट। ठीक है, अब आप लोगों से पूछेगा कोई कि टिबिया कौन सी होती है, फिबुला कौन सी होती है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत कोई नहीं है फ्रेंड्स। जो आपके थंब वाले पार्ट की तरफ होती है जो भी बोन है उसे हम बोलेंगे टिबिया, और उसके अदर साइड वाली जो बोन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, फेब्यूला। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एग्जैक्ट लोकेशन हो गया, आप इजिली उसको बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे फुट के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ द 3 बोन्स, टार्सल्स, मेटाटार्सल और फेलेंजेस। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द 7 bones that forms the posteriorly half of the foot. Body weight is carried primarily by the 2 largest posterior tarsal. यानी जो टार्सल बोन होती है वो कितने नंबर ऑफ बोन्स होती है, 7। याद रखिएगा आप लोगों ने पढ़ा था अपर लिम्ब में कार्पल में 8 बोन थी, लेकिन यहाँ पे टार्सल है। टार्सल में कितनी बोन है, टोटल 7 बोन्स होती है। ठीक है, 7 बोन्स होती है, जो कि जिसका जो टार्सल्स वाला यानी कि जो टार्सल्स वाला पार्ट होता है वो अटैच करता है टिबिया के थ्रू। बॉडी वेट इज कैरिड प्राइमरली बाय द 2 लार्जेस्ट पोस्टीरियर टार्सल। यानी कि टार्सल बोन में जो कि 2 बोन्स टार्सल्स होती हैं उसको ज्वाइंट कराने का, यानी कि वो लार्जेस्ट होती है, वही हमारे वेट को पूरा वियर करने का काम करती है, यानी कि वही जोड़ने का काम करती है किसको, टिबिया को। यानी कि जो टार्सल बोन होती है उसमें जो टिबिया अटैच होता है वो 2 टार्सल बोन जो होता है उसी के साथ ज्वाइंट होता है। टोटल नंबर ऑफ टार्सल बोन 7 होता है। याद रखिएगा आप लोग, टोटल टार्सल बोन कितना होता है, 7 होता है ईच लोअर लिम्ब में। ठीक है, मेटाटार्सल की अगर बात करें, द मेटाटार्सल्स कंसिस्ट ऑफ द 5 स्मॉल बोन्स कॉल्ड द मेटाटार्सल। तो मेटाटार्सल कितना होता है, 5 होता है। और फर्स्ट मेटाटार्सल विच प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द सपोर्टिंग द बॉडी वेट। और जो हमारा पूरा बॉडी वेट होता है वो किस बोन पे डिपेंड करता है, मेटाटार्सल के। तो जो फर्स्ट बोन होती है मेटाटार्सल की, उसी बोन पे डिपेंड करता है हमारा पूरा वेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें phalanges. 14 phalanges of the toes are present in the foot. These are the 3 phalanges in each digit except for the great toe in helix. The helix has only 2 proximal and distal. ठीक है, यानी कि हमारा जो phalanges होता है उसमें 14 बोन्स होती है टोटल। There are 3 phalanges in the each, यानी कि इसमें भी क्या होता है, जो हमारा एक यानी कि पैर की जो एक उंगली होती है उसमें 3 बोन्स होती हैं। ठीक है, 3 बोन्स होती है, लेकिन जो हमारा अंगूठा वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। हेलिक्स जो होता है उसको हम केवल 2 ही बोन कंसीडर करते हैं। आपने ऊपर भी देखा था अपर लिम्स में भी टोटल आपने अंगूठे और थंब में कितने 2 ही बोन्स कंसीडर किया था, और लास्ट में भी आप इसको 2 ही बोन कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया टोटल नंबर ऑफ बोन्स। 126 बोन किसमें थी, अपेंडिकुलर बोन में। अपेंडिकुलर बोन में आप लोगों ने टोटल 126 बोन पढ़ा। कैसे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसको बारे में, आप रिवाइज कर लेते हैं एक बार। चलिए रिवाइज करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा, सबसे पहले हमने पढ़ा था You bet. पेक्टोरल गर्डर। जब हमने पेक्टोरल गर्डर पढ़ा था तो पेक्टोरल गर्डर में टोटल नंबर ऑफ बोन 4। ठीक है, उसके बाद हमने आया अपर लिम्स। अपर लिम्स में ईच अपर लिम्स में था 30, तो अब दोनों अपर लिम्स मिलाएंगे तो हो जाएगा 60। ठीक, ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, आते हैं पेक्टोरल गर्डर। तो पेक्टोरल गर्डर में 4 पढ़ लिया हमने, अपर लिम्ब में 60 बोन पढ़ ली। अब लोअर आएंगे यानी कि पेल्विक गर्डर में आएंगे, तो पेल्विक गर्डर में टोटल 2 बोन्स हो गई, वो हो गई 2 बोन्स। अब उसके बाद नीचे आएंगे लोअर लिम्ब में, तो लोअर लिम्ब में टोटल 60 बोन, यानी कि 60 + 60 124 पेल्विक गर्डर, सॉरी पेक्टोरल गर्डर, तो 124 और 2 पेल्विक गर्डर, यानी कि 126 नंबर ऑफ बोन्स आप लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहां तक हमने एक्सियल और
एपेंडिकुलर बोन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे मूवमेंट्स के बारे में, कौन कौन सी मूवमेंट्स होती है और कौन कौन से ज्वाइंट्स पाए जाते हैं और डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, आप लोग बोर मत होइएगा, आप लोग इसको पढ़िएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आप लोग बोर मत होइएगा, आप लोग इसको पढ़िएगा। Movement is the characteristic feature of the living organism by the movement of the limb, jaw, eyelids, tongue, etc. Human being performing the walking, running, climbing, flying, swimming, locomotion. Movement कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करना ही उसका कराता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आप कहेंगे सर प्लांट तो मूवमेंट नहीं करता, लेकिन प्लांट मूवमेंट नहीं करता, लेकिन प्लांट के अंदर जो भी उसका न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है वो मूवमेंट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो मूवमेंट करता है। अगर हम बात करें ह्यूमन में, तो ह्यूमन के पास लिम्ब होता है, जॉ होता है, आईलिड होती है, टंग होती है, वो क्या करती है, मूवमेंट्स करती है और उसी के कारण ही हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, फ्लाइंग करते हैं, इसके अलावा स्विमिंग, लोकोमोशन भी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बात करें लोकोमोशन मूवमेंट आर द लिंक टर्म्स, बट लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों लगभग सेम टर्म है, लेकिन क्या अंतर होता है देखिए, लोकोमोशन आर मूवमेंट बट, ठीक है, बट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, जितने भी लोकोमोशन हुए वो क्या है, मूवमेंट हुए, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब हुआ कि लोकेशन को चेंज करना, आपने अपने हाथों को हिलाया, यानी कि उसने मूवमेंट तो किया, लेकिन क्या लोकोमोशन में चेंज हुआ, नहीं। लेकिन अगर आप पैरों को हिलाएंगे, यानी कि पैरों को चलाएंगे, तो यानी कि आपका लोकेशन भी हुआ, तो इसके साथ यानी कि लोकेशन भी चेंज हुआ, यानी कि लोकोमोशन भी हुआ और पैरों का मूवमेंट भी हुआ, यानी कि मूवमेंट हुआ। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ना समझ में आए तो आप लोग फिर से दोबारा एक बार पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं फ्रेंड्स। जो भी आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं फ्रेंड्स, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आप लोगों का जरूर आंसर दिया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। टाइप ऑफ मूवमेंट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग्स, तो 3 टाइप्स की मूवमेंट प्रेजेंट होती है। सबसे पहला था अमीबाइड मूवमेंट, सम स्पेशलाइज्ड सेल इन आवर बॉडी लाइक माइक्रोफेजेज एंड ल्यूकोसाइड इन द ब्लड एग्जिबिट द अमीबाइड मूवमेंट, यानी कुछ हमारे बॉडी के अंतर्गत कुछ सेल्स होती हैं जो कि अमीबाइड से मूवमेंट शो करती है। अमीबाइड का मतलब अमीबा लाइक, अमीबा जैसे मूवमेंट करता है उसी टाइप की अमीबिक मूवमेंट शो करती है। कौन कौन सी होती है, मैक्रोफेजेज और ल्यूकोसाइड्स जो हमारे अंदर सेल पाई जाती है वो अमीबाइड मूवमेंट शो करती है। इट इज परफॉर्म बाय द स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्म, यानी कि स्यूडोपोडिया, यानी स्यूडोपोडिया मतलब फाल्स फूट बना के, यानी फाल्स फूट की तरह ये क्या करती है, वर्क करती है। इसमें क्या होता है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म का मतलब एक जगह से प्रोटोप्लाज्म को दूसरी जगह ढकेलते हैं, अब वहां से धकेलने की वजह से वहां पे वेट पड़ जाएगा और वहां से मूवमेंट होगी, फिर उसके बाद से उस प्रोटोप्लाज्म को ऐसे घुमाते रहते हैं और उसके साथ मूवमेंट करते रहते हैं। साइटोस्केलेटल एलिमेंट लाइक द माइक्रोफिलामेंट आर आल्सो इन्वॉल्व इन द अमीबाइड मूवमेंट, यानी कि अमीबाइड मूवमेंट में साइटोस्केलेटल, यानी साइटोस्केलेटन का मतलब जो भी हमारा स्केलेटल वाला पार्ट है उसी प्रकार का उनका भी साइटोस्केलेटल मटेरियल होता है। साइटोस्केलेटल मटेरियल होता है वो उनके मूवमेंट में हेल्प कराने का काम करता है। तो फर्स्ट मूवमेंट हो गया अमीबाइड मूवमेंट। सेकेंड मस्कुलर मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉ, टंग ईटीसी रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, जो भी हमारा लिम्स जॉ है वो मस्कुलर मूवमेंट शो करता है। द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ द मसल इफेक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द लोकोमोशन, यानी कि जो हमारी मसल्स होती है वो हमारा क्या होती है, उसकी इफेक्टिवली यानी इलास्टिसिटी होती है, कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी होती है, उसके कारण ही हम लोकोमोशन कर पाते हैं। अदर मूवमेंट बाय ह्यूमन बीइंग आर मेजॉरिटी ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसके अलावा बहुत सारी मूवमेंट्स जो होती है जो मल्टीसेलुलर द्वारा शो की जाती है। नेक्स्ट आगे हम बात करें सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट भी हमारी बॉडी के अंतर्गत होता है, उसके बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। Ciliary movements occur in the most of the our internal tubular organ which are lined by the ciliated epithelium, यानी कि हमारी बॉडी के अंतर्गत बहुत जगह सिलियरी मूवमेंट होता है और वो कहाँ पे होता है, मेनली हॉलो ऑर्गन्स जो होते हैं। हॉलो ऑर्गन्स जो होते हैं अभी नीचे मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो भी हमारा ट्यूबुलर हॉलो ऑर्गन्स होता है उसमें सिलियरी मूवमेंट होता है और वहां पे सिलिएटेड एपिथेलियम लगी हुई होती है। जब आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर पढ़ा होगा एपिथेलियम का, उसमें भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आप लोगों को वीडियो के लास्ट में आप लोगों को उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक को मेंशन कर दिया जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट पीछे जो वीडियो बनाए हैं यानी कि जो भी लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं उसको भी आप इजीली उसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए बात करते हैं द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द सिलिया एंड ट्रैकिया हेल्प इन द रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट का मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि जब हम कुछ खाते हैं तो मान लीजिए खाना खा रहे हैं तो ठीक है कोई बात नहीं है,
और सॉरी, जब सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो जब वो जो सीलिया होती है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है। अब ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के कारण जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो सीलिया में फंस जाते हैं, और सीलिया में फंसने के कारण धीरे 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 वो ऊपर हमारे माउथ तक आ जाते हैं, और माउथ के थ्रू हम जब क्या करते हैं, यानी कि जो भी थूकते हैं वगैरह, तो वहां से वो क्या हो जाता है, वो बाहर चला जाता है। ठीक है। पासेज ऑफ द ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सिलेरिया मूवमेंट, यानी कि जो ओवा होता है, यानी कि ड्यूरिंग द जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब कंप्लीट हो जाती है, उसके जब ओवा यानी एग जब रिलीज होता है हमारी बॉडी से, यानी कि फीमेल बॉडी से जब एग रिलीज होता है तो वो किसके थ्रू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैसे जाता है, तो वो उसी सीलिया की वजह से ही जाता है, वो सिलेरी मूवमेंट के कारण ही ओवा जो होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है। ठीक है, ये हो गया सिलेरी मूवमेंट। अब हम बात करेंगे ज्वाइंट्स के बारे में, ज्वाइंट्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे इनका आर्टिकुलेशन होता है उसके बारे में हम जानते हैं। द स्टडी ऑफ ज्वाइंट इज कॉल्ड एंथ्रोलॉजी, यानी ज्वाइंट की स्टडी को हम एंथ्रोलॉजी बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट मार्क कर लीजिएगा। रिप्लेसिंग डिजीज ज्वाइंट विद द आर्टिफिशियल ज्वाइंट इज कॉल्ड एंथ्रोप्लास्टी, यानी कि जब हम किसी भी डिजीज ज्वाइंट को हटा के उसको रिप्लेसमेंट करते हैं आर्टिफिशियल से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोप्लास्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, ज्वाइंट आर द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बोन्स ऑफ द बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज, यानी ज्वाइंट क्या होता है, बोन और बोन के बीच का भी ज्वाइंट हो सकता है और बोन और कार्टिलेज के बीच का भी ज्वाइंट हो सकता है। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स आर यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू द ज्वाइंट, जो भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं, यानी कि जब हम मूवमेंट करते हैं तो एक फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स को कौन बियर करता है, तो ज्वाइंट के कारण ही हम उस फोर्स को लगा पाते हैं। अगर ज्वाइंट ना हो तो फोर्स के कारण जो हमारी हड्डियां होंगी वो टूट टूट के चूर चूर हो जाएंगी। ठीक है, ये होता है। वेयर द ज्वाइंट एक्ट एज द फल्क्रम, यानी कि एक तरह से फल्क्रम का मतलब होता है बहुत ही विशिष्ट का वर्क होता है, ज्वाइंट का एक फल्क्रम बहुत ही विशिष्ट वर्क होता है। आवर ज्वाइंट हैव टू फंडामेंटल फंक्शन, दे गिव टू स्केलेटल मसल मोबिलिटी एंड होल्ड इट टुगेदर, यानी कि पहला होता है, यानी कि ज्वाइंट का दो वर्क होता है। पहला तो स्केलेटल मसल्स को अटैचमेंट कराने का काम करती है, और उसके अलावा स्केलेटल मसल्स को मूव कराने का काम करता है। यही होता है ज्वाइंट्स के दो वर्क। ज्वाइंट आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, ज्वाइंट को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ द ज्वाइंट इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। अगर हम उसके फंक्शन बेसिस पे बात करें तो ज्वाइंट को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है सिन एंड थ्रोसेस, इसमें क्या होता है, इट इज इमूवेबल टाइप ऑफ ज्वाइंट प्रेजेंट इन द फाइब्रस ज्वाइंट, इट इज मेनली प्रेजेंट इन द एक्सियल स्केलेटल। जो सिनेथ्रोसिस होता है वो इमूवेबल टाइप का ज्वाइंट्स होता है, और ये फाइब्रस ज्वाइंट में प्रेजेंट होता है, और इसमें ये मेनली एक्सियल स्केलेटल में ही प्रेजेंट होता है। एम्फीएर्थ्रोसिस होता है, इट इज द स्लाइटली मूवेबल टाइप ऑफ ज्वाइंट प्रेजेंट इन द कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, इट इज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड इन द एक्सियल स्केलेटल, यानी कि ये जो होता है ये कार्टिलेजिनस टाइप का ज्वाइंट होता है, और ये हमारे एक्सियल स्केलेटल में ही प्रेजेंट होता है। डाइएथ्रोसिस क्या होता है, इट इज द मूवेबल, डाइआर्थ्रियोसिस का होता है, इट इज द मूवेबल टाइप ऑफ ज्वाइंट प्रेजेंट इन द साइनोवियल ज्वाइंट, मूवेबल ज्वाइंट प्रीडोमिनेंट इन द एपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि ये जो ज्वाइंट होता है यह मेनली साइनोवियल टाइप्स ऑफ ज्वाइंट होते हैं, और ये हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटल में प्रेजेंट होते हैं। तो पहला क्राइटेरिया था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ज्वाइंट को हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था सिन आर्थ्रोओसिस, यानी कि ये एक इमूवेबल टाइप का ज्वाइंट होता है, और ये हमारे एक्सियल स्केलेटन में प्रेजेंट होता है। और एम्फीआर्थ्रोसिस होता है जो कि स्लाइटली मूवेबल टाइप का ज्वाइंट होता है, और ये भी हमारे ये भी मूवेबल स्लाइटली मूवेबल टाइप का ज्वाइंट होता है, और ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में प्रेजेंट होता है, और ये एक्सियल स्केलेटल में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट डाइआर्थ्रियोसिस होता है जो कि मूवेबल टाइप का ज्वाइंट होता है, और ये जो होता है ये हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल में प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करें क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ज्वाइंट, इट इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट। अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें तो ज्वाइंट होता है वो थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। The structural classification mainly based on the material binding to the bone whether the not joint cavity present, यानी कि जो ये स्ट्रक्चरल बेसिस पे ज्वाइंट डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा मटेरियल मिल के उसको ज्वाइंट कर रहा है उसी बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं, और किसके किसके बीच में कैविटी प्रेजेंट है उसी के बेसिस पे हमने इसे डिवाइड किया है, यानी कि ज्वाइंट कैविटी किसके किसके बीच में प्रेजेंट होती है। तो इसमें थ्री टाइप्स के ज्वाइंट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक होता है फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरा होता है
साइनोवियल ज्वाइंट और तीसरा होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, जिसमें साइनोवियल ज्वाइंट होता है उसी में केवल कैविटी प्रेजेंट होती है। तो उसको हम आगे देखेंगे तो आपको लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइब्रस ज्वाइंट। इन दिस ज्वाइंट बोन्स आर ज्वाइंट बाय द कोलिजिनस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू एंड डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। यानी कि फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है वो कोलिजिनस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है और इसमें किसी भी प्रकार की मूवमेंट शो नहीं होती है। ये 3 जगह प्रेजेंट होता है। सूचर्स यानी कि जो हमारे ब्रेन में जो सूचर्स प्रेजेंट हुए होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, वो भी कोई मूवमेंट नहीं करता है। सिंडेस्मोसिस, ठीक है, सिंडेस्मोसिस होता है यानी कि प्यूबिक सिम्फेसिस वाला जो पार्ट होता है वहां पे भी प्रेजेंट होता है ये। और गोम्फोसिस, गोम्फोसिस मतलब जो कि आपका जो टीथ वाला पार्ट होता है, यानी कि जो भी टीथ आपका जिस जबड़े में जो होता है पैक होता है उसको हम बोलते हैं क्या, गोम्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट क्या होता है? इन दिस ज्वाइंट बोन आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज like fibrous joint. They lack the joint cavity and are not highly movable. This two type of the cartilage joint. So यानी कि कार्टिलेज ज्वाइंट में क्या होता है, ये दो कार्टिलेज से मिलके बना हुआ होता है और ये क्या होता है, इसमें भी कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। यानी फाइब्रस जो आप लोगों ने ज्वाइंट देखा उसमें भी कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है और कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है उसमें भी कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है सिनकोंड्रोओसस, यानी द हाइलिन कार्टिलेज प्लेट आर ज्वाइंट द बोन टू ईच अदर। यानी इसमें हाइलिन कार्टिलेज होता है जो एक बोन को दूसरे बोन से ज्वाइंट कराने का काम करता है और इसका एग्जांपल है ज्वाइंट बिटवीन द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द फर्स्ट रिब्स एंड द मैनुब्रियम। यानी कि जो भी हमारा स्टर्नम का मैनुब्रियम वाला पार्ट होता है और रिब्स वाला पार्ट जो अटैच हुआ होता है वो होता है सिनकोंड्रोओसस टाइप का ज्वाइंट बनाता है। नेक्स्ट आता है सिम्फेसियस। एग्जांपल इसका है ज्वाइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम। यानी कि जो भी हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके बीच में जो एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री से जो जुड़ी हुई होती है वो भी कार्टिलेजिनस टाइप का ज्वाइंट होता है और उसे बोलते हैं सिम्फेसिस, प्यूबिक सिम्फेसिस ऑफ पेल्विस। यानी कि जो प्यूबिक सिम्फेसिस होता है वो भी एक टाइप का कार्टिलेजिनस टाइप का ही ज्वाइंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। साइनोवियल टाइप का ज्वाइंट क्या होता है? Synovial. It's the easiest time in the history of mankind to become a coach. You got a good camera, a niche that excites you, and access to Zoom or Google Meet. Congratulations, you can become a coach. But becoming a world-class coach, highly admired coach that makes 6 figures and 7 figures in income, I'm talking about 1 lakh or 10 lakhs a month, that is very rare. And if you are interested in exploring exactly how a 6-figure, 7-figure coach is born, I would like you to join me in this one-day Trainer Growth Summit live on Zoom, where I, along with Blair Singer, the master trainer behind trainers like Rajiv Talreja, Pooja Puneet, and Sawan Kapoor, just to name a few, we will be helping you find all the answers to your questions about becoming a successful coach. You will learn 1. The teaching techniques to help your students retain and apply whatever you teach them. 2. You will learn how to select the right niche for your training. 3 is you're going to learn how to design the best course curriculum. Number 4 is you will learn how to set up your digital ecosystem to collect online payments. And finally, you will learn how to build students or your customer base. You will learn the inside out of the coaching industry without spending hours of trial and error trying to follow different people, read different blogs, or try different tools. This one-day intensive event will cut short your learning curve by 3 years. So if you're all set to become a coach, this event with a ticket price starting just at ₹99 is the right place for you to start. I'll see you there. Yes. Yes. Download and solve the puzzles now. Joints are characterized by the presence of the fluid-filled synovial cavity between the articulating surface of the two bones. This arrangement permits the considerable movement. साइनोवियल ज्वाइंट ऐसा टाइप का ज्वाइंट होता है जिसमें एक पर्टिकुलर मूवमेंट यानी कि इसमें मूवमेंट बहुत ही ज्यादा इजीली होती है।
ठीक है। साइनोवियल टाइप का ज्वाइंट ऐसे ज्वाइंट होते हैं जिसमें मूवमेंट होती है और इसमें कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसमें कैविटी प्रेजेंट होती है। Synovial cavity contains a small amount of slippery synovial fluid occupy all the free spaces within the joint capsule। इसमें क्या होता है, एक बोन दूसरे बोन के साथ ज्वाइंट होती है, तो वो क्या होती है, एक कैप्सूल के अंतर्गत एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल के ऊपर से एक बोन ज्वाइंट होती है और एक कैप्सूल के नीचे से एक बोन ज्वाइंट होती है और बीच में जो होता है वो साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है और वही उसमें मूवमेंट कराने का काम करता है। Synovial fluid has the viscous due to the hyaluronic acid secreted by the cell in the synovial membrane। यानी कि जो भी हमारी synovial membrane होती है वही सिक्रेट करती है synovial fluid और वो क्या होता है, किस कैसा नेचर का होता है, hyaluronic acid होता है। वो क्या होता है, hyaluronic acid होता है, but it thins and become less viscous during the joint activity। जब ज्वाइंट आपका वर्क होने लगता है तो वो क्या होता है, लेस विस्कस हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जेसीबी मशीन, ठीक है, जेसीबी मशीन बेसिकली किस पे, प्रेशर पे काम करती है, तो उसका जो भी ज्वाइंट वाला पार्ट होता है यानी कि जो भी प्रेशराइज करने वाला वर्क वहां काम होता है, वहां पे क्या डाला होता है, वहां पे क्या होता है, ऑयल का प्रेजेंट होता है और वो ऑयल क्या करता है, ऑयल का काम होता है क्या, उसको स्लिपरी बनाना, ठीक है, स्लिपरी बनाना यानी कि ज्वाइंट को स्लिपरी बनाना। उसी प्रकार हमारी बोन्स में भी होता है, जब दो बोन्स ज्वाइंट होती हैं, जब कैप्सूल होता है उनके बीच में, तो उसके बीच में फ्लूइड भरा होता है साइनोवियल फ्लूइड और वो साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, दो बोन्स को एक दूसरे के रगड़ से बचाता है और मूवमेंट को प्रोवाइड कराता है, यानी कि जो कंसिडरेबल मूवमेंट हमें करानी होती है वो कराने का काम करता है। यानी याद रखिएगा आप लोग कि फाइब्रस ज्वाइंट में कोई कैविटी नहीं होती है, कार्टिलेजनस ज्वाइंट उसमें भी कोई कैविटी नहीं होती है, लेकिन जो साइनोवियल ज्वाइंट होती है उसमें कोई कैविटी होती है और उसमें ही साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है और उसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें होती है, साइनोवियल ज्वाइंट में ही होती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट साइनोवियल ज्वाइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेनी पार्ट्स, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसमें भी फर्दर साइनोवियल ज्वाइंट को भी डिवाइड किया गया है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। द हेड ऑफ वन बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, द हेड ऑफ वन बोन इज बॉल शेप्ड एंड आर्टिकुलेटेड विद द कप शेप्ड सॉकेट ऑफ द अनदर बोन्स। यानी इसमें क्या होता है, एक जो बोन होती है वो क्या बनाती है, सॉकेट बनाती है और दूसरी बोन का जो हेड होता है उसमें फिट हो जाता है और उसी को हम क्या बोल देते हैं, बॉल एंड सॉकेट टाइप का ज्वाइंट बोल देते हैं। और इसमें क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट होती है, यानी कि जिस टाइप का आप मूवमेंट चाहते हैं उस टाइप का मूवमेंट करा सकते हैं। बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, यानी जो आपका ह्यूमरस वाला पार्ट होता है, यानी कि ह्यूमरस जो हैंड वाले में ह्यूमरस जो बोन होती है वो पेक्टोरल गर्डल से जो ज्वाइंट होती है उसी बोलते हैं। बिटवीन फीमर एंड पेल्विक गर्डल, जो आपकी फीमर और पेल्विक गर्डल होता है उसमें भी ज्वाइंट करने का काम करता है। नेक्स्ट बात करें हिंज ज्वाइंट। द आर्टिकुलेटिंग एंड ऑफ द बोन fit together like the hinge on the door and movement is there for restricted flexion and extension। हिंज ज्वाइंट में क्या होता है, एक प्रकार से जो हिंज आप लोगों ने डोर का दरवाजा देखा होगा आप लोगों ने, तो दरवाजे में क्या होता है, एक सपोर्ट के थ्रू दरवाजा बंद होता है खुलता है, उसी प्रकार से ये हिंज ज्वाइंट होता है हमारी बॉडी में। एक पर्टिकुलर ही क्या होती है, मूवमेंट होती है, इसमें फ्लेक्शन होता है और एक्सटेंशन होता है, बस ये दो टाइप की मूवमेंट होती ही है इसमें। इसका एग्जांपल है नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट और इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट इसका एग्जांपल होता है। एग्जांपल आप लोगों को याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जांपल से लेके भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कौन सा एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल। नेक्स्ट बात करें ग्लाइडिंग ज्वाइंट। द आर्टिकुलर सरफेस आर द फ्लैट आर वेरी स्लाइटली कर्व एंड स्लाइड ओवर वन another but the amount of movement possible in very restricted this group of the joint is least movable at the synovial joint। यानी कि ये जो ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है एक दूसरे पे ग्लाइड यानी कि स्लाइड करके जो मूवमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके हाथों में क्या कार्पल्स बोन है, एक कार्पल्स बोन दूसरे कार्पल्स बोन के पास क्या करती है, स्लाइड करती है। अब स्लाइड करके जो मूवमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम ग्लाइडिंग मूवमेंट भी बोल देते हैं। उनके बीच में जो ज्वाइंट बना उसको ग्लाइडिंग ज्वाइंट भी बोल देते हैं और ये सबसे लीस्ट मूवेबल होता है। याद रखिएगा कि साइनोवियल मूवमेंट में बहुत सारी मूवमेंट होती है लेकिन सबसे कम मूवमेंट किस ज्वाइंट में होती है, तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट में सबसे कम मूवमेंट होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल है बिटवीन कार्पल बोन्स, बिटवीन टार्सल बोन और बिटवीन वर्टिब्रल बॉडी एंड कार्टिलेजिनस डिस्क। जो भी हमारी कार्टिलेजिनस डिस्क होती है और वर्टिब्रल बॉडी जो होती है यानी वर्टिब्री की जो बॉडी होती है और जो हमारा डिस्क लगा होता है कार्टिलेज का, उसके बीच में भी यही होता है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है। नेक्स्ट बात करें पाइवट ज्वाइंट। दिस ज्वाइंट अलाउ अ बोन और अ लिम्ब टू द रोटेट, यानी कि इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने लिम्ब को रोटेट कर सकते हैं। ऑन बोन फिट टू अ हुप शेप्ड लिगामेंट दैट होल्ड इट क्लोज another bone in allow in the rotate in the ring, यानी कि ये इसको क्या कर सकता है, इजिली रोटेट करने का काम करता है। और इसका एग्जांपल है एटलस एंड एक्सिस ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रे, यानी कि जो भी आपके एटलस और
एक्सिस, यानी कि जो आपकी सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्री नंबर कितना होता है 7, जो उसमें से 2 होती है एटलस और एक्सिस, ठीक है। उसके बीच में तो ज्वाइंट बनता है वो होता है पाइवट टाइप का ज्वाइंट होता है, जिससे आपका एक पॉसिबल मूवमेंट हो सके, ठीक है। ये होता है पाइवट ज्वाइंट। नेक्स्ट आगे बात करें, I recently came across Tooth C, and Tooth C aligners are really great at getting your crooked teeth straight and closing the gap between the teeth and condyloid joint. A condyle is a smooth rounded projection on a bone and is a condyloid joint. It sits with cup shaped depression on the other bone. इसमें condyle joint भी क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, एक cup shaped स्ट्रक्चर होता है और एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है फिट हो जाता है, लेकिन ये बाल एंड सॉकेट जॉइंट से क्या होता है डिफरेंट होता है। इसे क्या होता है कॉन्डिलाइड जॉइंट बोलते हैं। एग्जांपल इसका है मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस। जो आपका मेटाकार्पल और फैलेंजेस के बीच में जॉइंट बनता है वो कॉन्डिलाइड जॉइंट का जॉइंट बनता है, मेटाटार्सल और फैलेंजेस के बीच में भी, और कॉन्डाइलर प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल एंड टेम्पोरल बोन, यानी कि जो आपकी टेम्पोरल बोन यानी कि जो आपकी कनपट्टी की जो बोन है वो मैंडिबल के साथ जुड़ी हुई होती है कॉन्डाइलाइड जॉइंट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट सैडल जॉइंट की अगर बात करें, the articulating bone fit together like a man sitting on the saddle. The most important saddle joint is the base of the thumb between the trapezium of the wrist and the first metacarpal bone. तो क्या होता है सैडल जॉइंट, क्या होता है सैडल जॉइंट बेसिकली आपके थंब में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो आपकी मेटाकार्पल बोन होती है, मेटाकार्पल बोन होता है, उससे क्या होता है आप अपने थंब को क्या कर सकते हैं पूरा रोटेट करा सकते हैं कि नहीं, रोटेट इजीली करा लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी मूवमेंट्स होती है, ठीक है। और ये फर्स्ट मेटाकार्पल जो आपका बोन होता है, फर्स्ट मेटाकार्पल बोन होती है और रिस्ट की जो आपकी ट्रेपेजियम बोन होती है उसी के साथ ये क्या होता है ज्वाइंट बना हुआ होता है, ठीक है, उसी के साथ ये ज्वाइंट हुआ होता है। इसलिए आप इजीली अपने जो अंगूठा होता है उसको सभी जगहों पे अपनी सभी फिंगर को आप टच करेंगे और अंगूठे से टच कर लेंगे, क्यों, क्योंकि सैडल ज्वाइंट के कारण, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ द बोन एंड ज्वाइंट। कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं जो बोन और ज्वाइंट्स में होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आता है आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ज्वाइंट, ज्वाइंट के इन्फ्लेमेशन को ही हम बोलते हैं आर्थराइटिस। अब आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इट इज द क्रोनिक प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन विच द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक्स इट ओन टिश्यू, यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसा प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, यानी कि ऑटोइम्यून का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी खुद उसके अगेंस्ट वर्क करने लगती है, उसी को क्या बोलते हैं ऑटो इम्यून बोलते हैं, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसी के अगेंस्ट जो अब हमारी बॉडी काम करने लगे उसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून बोलते हैं, ठीक है। इसका कारण रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कारण हमारी बॉडी खुद होती है, इसमें कोई किसी चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, इसका कारण हमारी बॉडी खुद ही होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बिगिंस विद द इन्फ्लेमेटरी ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द अफेक्टेड जॉइंट, यानी कि जहां पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है तो वहां की जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, वो अफेक्ट हो जाती है और क्या हो जाती है, फूल जाती है, वहां पे क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है। इन्फ्लेमेटरी सेल माइग्रेट इनटू द जॉइंट कैविटी फ्रॉम द ब्लड एंड अनलीश deludes to inflammatory chemicals that destroy the body tissue which release in the large amount। जब इन्फ्लामेटरी जो सेल्स होती हैं, यानी कि जो हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन पे जो इन्फ्लामेटरी सेल प्रोड्यूस हुई हैं वो क्या करते हैं ब्लड से होते हुए जो हमारी साइनोवियल कैविटी थी उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं और वहां पे जाके क्या करती हैं, वहां के जो टिश्यूज होते हैं उसको डैमेज करने लगती है, डैमेज कर देती है जब वो लार्ज अमाउंट में हो जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होती है उसकी परेशानी बढ़ती जाती है, यानी कि इनिशियली अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है अगर पता चल जाता है तो आप उसका इलाज करते हैं, लेकिन अगर बाद में अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर लंबा समय हो जाता है तो धीरे धीरे उसकी जो होती है उसकी परेशानियां जो होती है वो बढ़ती हुई जाती है, क्योंकि उसका अमाउंट जो होता है ना, जो सेल्स होती हैं वो माइग्रेट सेल यानी इन्फ्लेमेटरी सेल होती है वो इंक्रीज होती जाती है और बॉडी टिश्यूज को नाश करने मतलब कि उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे फॉर द रूमेटॉइड ट्रीटमेंट मेनी स्टेरॉइडल एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हेल्प इन द डिक्रीजिंग, यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को मतलब कि ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइडल और नॉन स्टेरॉइडल ड्रग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का यूज किया जाता है जिससे हम पेन को कवर कर सकते हैं और इन्फ्लेमेशन को रोक सकते हैं, ठीक है। मोर पावरफुल एंटी इम्यून, इसमें क्या मेनली वर्क करता है मोर पावरफुल इम्यून सप्रेसेंट ड्रग, यानी कि इम्यून सप्रेसेंट, जो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया है उसको सप्रेसेंट करने का काम करती है, वो होती है मीथोट्रेक्सेट एक्ट एज द स्लो द ऑटो इम्यून रिएक्शन, जो भी हमारा ऑटो इम्यून रिएक्शन है उसको कम करने के लिए मेथोट्रेक्सेट जैसे ड्रग्स का यूज करते हैं, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल या स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज किया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस,
This is a degenerative non-inflammatory disease that result in the pain and restricted movement of the affected joints, in which the progressive loss of degeneration of the articular cartilage resulting in the सिस्ट फॉर्मेशन। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि ये एक तरह से नॉन इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, इसमें कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं होता है लेकिन पेन तो होता है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं रेस्ट्रिक्ट, इससे भी क्या होता है मूवमेंट क्या होता है रुक जाता है, और कार्टिलेज जो भी कार्टिलेज हमारे ज्वाइंट को जोड़े हुए हैं वो क्या होने लगते हैं धीरे धीरे हटने लगते हैं, यानी कि वहां से हटने लगते हैं और वहां पे गांठ बन जाती है, ठीक है। वहां पे सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे लिमिटेड मोशन होने लगती है, डिफॉर्मिटी एंड प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी एट द मार्जिन ऑफ द ज्वाइंट, और जो ज्वाइंट का मार्जिन होता है वहां पे उसकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इन्फ्लेमेशन में आर मे नॉट बी प्रेजेंट इन द अफेक्टेड ज्वाइंट, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन में आर मे नॉट बी प्रेजेंट होता है, बेसिकली इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं ही होती है। याद रखिएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस एक प्रकार से नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है बोन का, ठीक है फ्रेंड्स। यहां तक हमने पढ़ लिया ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं सोरियोसिस आर्थराइटिस। सोरियोसिस इज द वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द डिसऑर्डर नोन एज द स्पेंडोलोआर्थोपैथीज, यानी कि सोरियोसिस यानी कि एक डिसऑर्डर होता है हमारे बोन्स का जिसको हम स्पेंडाइलोआर्थोपैथीज भी बोलते हैं। सोरियाटिक आर्थराइटिस इफेक्ट सम पीपल हु हैज द सोरियोसिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द पैचेज स्किन टॉप विथ सिल्वरी स्केल्स एट द ज्वाइंट पॉइंट्स, यानी इसमें क्या होता है कि सिल्वरी स्केल्स और स्किन वहां पे रेडनेस, जो ज्वाइंट वाला पार्ट होता है वहां पे आप लोगों को सोरियोसिस हो जाए तो वहां पे क्या होता है रेडनेस आने लगती है, वहां पे बहुत ज्यादा ईचिंग होने लगती है, और वहां पे क्या होता है कभी कभी तो स्वेलिंग हो जाती है, और वहां से वो ज्वाइंट क्या हो जाता है इफेक्ट हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं सोरियोसिस आर्थराइटिस भी बोलते हैं। अब आता है बर्साइटिस। बर्साइटिस इज अ पेनफुल कंडीशन दैट अफेक्ट्स द स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक कॉल्ड बर्साई, यानी कि बर्साइटिस जो होती है एक पेनफुल कंडीशन होती है जो कि स्मॉल फ्लूइड, यानी कि जो भी आपका ज्वाइंट था वहां पे एक स्मॉल फ्लूइड कंटेंट हो जाता है जिसे क्या बोलते हैं वर्साई बोल देते हैं। वर्साई एट फाइब्रस सैक लाइंड विद द साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड कंटेनिंग द साइनोवियल फ्लूइड, इसमें क्या होता है जो साइनोवियल मेम्ब्रेन आपकी जो साइनोवियल फ्लूइड कंटेन कर रही है उसी के पास में होता है ये वर्साई जो होता है एक फाइबर्स की तरह हो जाता है, और वहीं पे क्या बना लेता है एक फ्लूइड भर जाता है, वो सिस्ट की तरह बना लेता है जिससे बहुत ज्यादा ही पेन होता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है। मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ द बर्साइटिस इज द शोल्डर एल्बो एंड हिप, और इसका सबसे कॉमन जगह कौन कौन सा है शोल्डर एल्बो और हिप वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाउट। गाउट बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा रुको यार ये ऐड मत देखना, अगर देख लोगे तो यार कैरी मिनाटी, भुवन बम, टेक्निकल गुरुजी, अंकुर वारी डिजीज, यानी कि बहुत ज्यादा ही ज्वाइंट डिसऑर्डर, सबसे ज्यादा ज्वाइंट डिसऑर्डर होने वाला लगभग हमें लगता है कि गाउट ही होगा। बहुत सारे लोगों को गाउट होता है, यानी कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं गठिया बोलते हैं। यूरिक एसिड इज द नॉर्मल वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म इज ऑर्डिनरली एक्सक्रीटेड इन द यूरिन विदाउट एनी प्रॉब्लम। यूरिक एसिड हमारी बॉडी से जो भी एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है वो मेनली यूरिक एसिड या यूरिया के फॉर्म में रिलीज होता है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इजिली हमारे शरीर से पास आउट हो जाता है। बट however when blood level of the uric acid rise excessively it may deposit at the needle shaped urate crystal in the soft tissue of the joint, और किसी कारण बस अगर हमारे बॉडी से यूरिक एसिड पास नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी कारण बस अगर हमारी बॉडी से यूरिक एसिड पास नहीं होता तो वो हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उसमें क्या होने लगता है इकट्ठा होने लगता है। अब क्या होता है गाउट इज द फॉर्म, अब वो इकट्ठा होने लगता है, अब जैसे ही वो इकट्ठा होगा तो वो वहां पे जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी उसको क्या करेगा वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। अब डिस्ट्रॉय करेगा तो जो हमारा ज्वाइंट में पेन उसके बाद से इन्फ्लामेशन ये सब होना क्या है लाजमी होता है, ठीक है। गाउट इज फार मोर कॉमन इन मेन देन इन वोमेन बिकॉज मेन नेचुरली हैव द हायर ब्लड लेवल ऑफ यूरिक एसिड। जो गाउट होता है वो मेन में ज्यादा होता है वोमेन के कंपैरिजन में, क्यों? क्योंकि ह्यूमन जो ब्लड यानी कि हायर ब्लड लेवल ऑफ द यूरिक एसिड, यानी जो मैन होता है मैन में ब्लड यानी यूरिक एसिड ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा ही होता है, इसलिए मेन में ये कॉमन रोग होता है। Untreated gout can be very destructive. The articulating bone infuse and immobilize the joint. यानी कि जो भी अनट्रीटेड गाउट्स होता है वो वेरी डिस्ट्रक्टिव बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, और आर्टिकुलेटिंग बोन इन्फ्यूज एंड इमोबिलाइज द ज्वाइंट, और वो क्या होता है ज्वाइंट को क्या कर देती है इमोबिलाइज बना देती है, यानी कि वो उसको मोबाइल नहीं यानी कि वो ज्वाइंट को क्या कर देती है पूरी तरह से खराब कर देती है। आप सिंपली समझे कि जब गाउट्स हो जाता है तो वो ज्वाइंट्स को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स फॉलो लीडिंग टू द एकोनाइजिंग पेनफुल अटैक ऑफ द गाउटी अर्थराइटिस और गाउट, यानी कि एक इन्फ्लामेशन हो जाता है जब आपको
यानी कि जो भी गाउट वाले पेशेंट होंगे आप देखेंगे तो वहां पे क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लामेशन हो जाएगा और एक एगोनाइजिंगली, यानी कि एगोनाइजिंगली का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक जो होता है, पेनफुल यानी कि पेन होता है वहां पे। द इनिशियल अटैक टिपिकली अफेक्ट द